ग्लोबल जो ये इंडस्ट्री है वाइल्ड लाइफ क्राइम की, वो $10 बिलियन की इंडस्ट्री है। यहाँ तक कि आप अपने घर में जो तोता पालते हैं, मिट्टू मिट्टू करके जिसको बुलाते हैं, वो भी वाइल्ड लाइफ क्राइम का हिस्सा है। एग्जॉटिक बर्ड्स का बहुत बड़ा माफिया है, जो कि बर्मा, अंडमान में एक तरह का तोता मिलता है, जो कि खासकर कुछ लोग बर्मा से आते हैं, वो पकड़े भी गए हैं। अभी रिसेंटली 2 साल पहले एक बोट पकड़ी गई थी, उसमें बहुत सारी एग्जॉटिक बर्ड्स थी जो हमारे यहाँ से एंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं चिड़ियों की, अंडमान से साइड से, वो बोट में भर के लेके जा रहे थे और म्यांमार से वो दुनिया में सप्लाई होती है। वियतनाम काफ़ी इनफेमस है वाइल्ड लाइफ क्राइम के लिए। पॉइजन करके इस्तेमाल करते हैं कि इन्होंने टाइगर को वॉच रखा है कि इस एरिया में आता है, और ख़ासकर वो इजी प्रे देने की कोशिश करते हैं टाइगर को। इजी प्रे टाइगर के लिए क्या है? कैटल। बेट करते हैं कैटल से बेट करते हैं। तो वो टाइगर ने उस कैटल को मारा और उसमें उसने जहर मिला दिया। अब जैसे लोग गले में टाइगर का नाखून या दांत लटकाते हैं, उसका भी एक भ्रांति है। वो ये भ्रांति है कि इससे नज़र नहीं लगती, इससे बुरी ताकतें हमारे पास नहीं आती। अब मैं ये कभी कभी ये सोचता हूँ कि जो टाइगर अपने आप इतनी सारी चीज़ उसके पास हैं, वो अपने आप को कोई इंसान से नहीं बचा पाया, तो बुरी नज़र वो नाखून कहाँ से बचाएगा जो गले में पहन के घूम रहा है। एक बार ये टाइग्रेस राजवर्धन शर्मा की गाड़ी में कूद गई, और उसमें फ्रेंच टूरिस्ट है, आई स्टिल रिमेंबर। आदमी आज सड़क के कुत्तों के प्रति गंभीर है। आदमी सड़क पे प्यासा मर रहा होगा, उसको नहीं देगा। जबकि हम जो स्ट्रीट डॉग्स है, जो बहुत लोग होंगे बुरी मानेंगे मेरी इस बात को, कि हम उसको वो रेज ही इसी तरीके से हुआ, हम उसकी हैबिट चेंज कर रहे हैं। दे आर मेंट टू बी वंडरिंग अराउंड। आप उनकी आदत चेंज कर रहे हैं, उनका हैबिट चेंज कर रहे हो, इसकी वजह से वो अग्रेसिव हो रहे हैं। अंबर जी, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। धन्यवाद। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि इंडिया में जो वाइल्ड लाइफ क्राइम है, इसका स्केल और एक्सटेंट कितना बड़ा है, और जिसको बोलते हैं वाइल्ड लाइफ माफिया, क्या वो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है या इक्के दुक्के इंसिडेंट्स जो इधर उधर होते हैं? देखो, जहाँ पे पैसा है, मैं पैसे की बात कर रहा हूँ, बड़ा पैसा, मोटा पैसा, वहाँ ऑर्गेनाइज क्राइम ही चलता है। वहाँ छुटपुट क्राइम नहीं चलता है, ये आप ध्यान रखिए। हम इंडिया की ही बात क्यों कर रहे हैं वाइल्ड लाइफ क्राइम पे? हम वर्ल्ड लेवल पे क्यों नहीं बात करते? ग्लोबल क्यों नहीं बात करते हैं? ग्लोबल जो ये इंडस्ट्री है वाइल्ड लाइफ क्राइम की, वो $10 बिलियन की इंडस्ट्री है। 10 बिलियन? $10 बिलियन की। तो दुनिया में लोग, मैं हमेशा कहता हूँ इस बात को, और बड़े डंके के साथ कहता हूँ, कि जब हम आम जनता से बात करते हैं, एक लेमैन से बात करते हैं कि क्राइम क्या होता है, तो उसके दिमाग में सीधे क्राइम का 3 चीज़ें आती हैं। पहला लूट, डकैती, दूसरा किसी का कत्ल, हत्या, ठीक है, तीसरा बलात्कार। इसके अलावा वो चौथा सोच नहीं पाता कि चौथा क्राइम होता क्या है। ये सब इमेजेस आते हैं दिमाग में। ये सबसे पहले। इसके बाद क्राइम्स के बढ़ते चले जाते हैं। ट्रांसपोर्ट क्राइम होता है, जिसमें डग्गा मार बसेस चलती हैं, ठीक है, कि बिना परमिट के बस चल रही है लेकिन यात्री ढोड़ी है। अच्छा, बिना परमिट के बस चलती है, एक स्टेट टू दूसरी स्टेट भी जाती है, एक जगह से दूसरी जगह जाती है, वो भी एक क्राइम है। तो ऐसे ऐसे करके बहुत सारे क्राइम है, और ये ऑर्गेनाइज क्राइम है। इसमें एक बालू का क्राइम आता है, बालू यानी सैंड माफिया, तो इस समय बहुत फेमस हो गया है। फिर पुराने टाइम में मुझे अच्छे से याद है, 80s 90, यहाँ तक कि अर्ली 2000 तक पेट्रोल के भी माफिया होते थे, जिसमें बहुत सारे लोगों को जिंदा जला दिया गया था। एक अधिकारी तक को महाराष्ट्र में जिंदा जलाया गया था। तो उसमें क्या होता है कि जो पेट्रोल या डीजल ट्रेन से टैंकर्स में जाता है, और कहीं पे ट्रेन रुक जाती है, एक पर्टिकुलर लोकेशन पे अक्सर रुकती है, तो वहां पे जो है बहुत बड़ा माफिया होता है, पूरे के टैंकर खाली कर लेता है। अच्छा। तो जिसको हम कहते थे पेट्रोल चोरी होना। जब हम क्राइम की बात करते हैं तो लोग स्टिक हो जाते हैं, उस दायरे से बढ़ के सोचने की प्रयास नहीं करते कि क्राइम कितना बड़ा हो सकता है, कितना बड़ी दुनिया है ऑर्गेनाइज क्राइम में। उसमें से एक हिस्सा है ऑर्गेनाइज क्राइम का, वाइल्ड लाइफ क्राइम, जो कि $10 बिलियन की इंडस्ट्री है। तो अगर हम ये कहें कि ये ऑर्गेनाइज नहीं है, छुटपुट क्राइम है, नहीं, ये बहुत बड़ा है, बहुत बड़े लेवल पे है। यहाँ तक कि आप अपने घर में जो तोता पालते हैं, मिट्टू मिट्टू करके जिसको बुलाते हैं, वो भी वाइल्ड लाइफ क्राइम का हिस्सा है। कैसे? एक तो इंडियन वाइल्ड, जो अपने यहाँ वाइल्ड लाइफ एक्ट है, उसके तहत वो एंडेंजर स्पीशीज या एक स्पीशीज है जो आप जिसको कैद नहीं कर सकते हैं। अच्छा, जिसको आप पैट नहीं कर सकते हैं। ये तो बहुत कॉमन है।
लेकिन लोगों को पता नहीं है। हम्म, अगर कई बार उसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वहाँ घर पे पहुंच जाए और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट घर पहुंच गया और उन्होंने तोता मिट लिया मिट्ठू मिट्ठू करता हुआ, तो उनको जेल होगी। अच्छा। उसके ऊपर सजा है। कोई लेकिन कंप्लेन नहीं करता बेसिकली। लोगों को ये नहीं पता, उनको लगता है हम कुत्ता पाल रहे हैं तो हम तोता भी पाल सकते हैं। लेकिन वो तोता पकड़ने वाले जो लोग हैं, जो चिड़िया पकड़ने वाले लोग हैं, वो भी बहुत बड़ा एक माफिया है। इसको हम कहते हैं एजोटिक बर्ड्स। एजोटिक बर्ड्स का बहुत बड़ा माफिया है, जो कि बर्मा, अंडमान, ये एक अंडमान में एक तरह का तोता मिलता है जो कि खासकर कुछ लोग बर्मा से आते हैं, वो पकड़े भी गए हैं। अभी रिसेंटली 2 साल पहले एक बोट पकड़ी गई थी, उसमें बहुत सारी एजोटिक बर्ड्स थी जो हमारे यहाँ से एंडेंजर स्पीशीज हैं चिड़ियों की, अंडमान से साइड से, वो बोट में भर के लेके जा रहे थे और म्यांमार से वो दुनिया में सप्लाई होती है। ये सप्लाई चेन है बहुत बड़ी। तो जंगल बड़ा है, नजर नहीं रखी जा सकती, तो इसलिए क्राइम भी बहुत बड़ा है। और लेपर्ड और टाइगर का तो क्राइम बहुत कॉमन है, पोचिंग। देखिए, बिग कैट्स के बारे में सब जानते हैं। दो, अगर हम वाइल्ड लाइफ क्राइम की बात करें तो आम जनता 2 को सबसे पहले जानती है। 3 जानवर मैं गिनवा सकता हूँ, टाइगर, लेपर्ड और एलिफेंट टस्क। आइवरी ट्रेड। ये सबसे ज्यादा जाने जाते हैं। इसके अलावा आदमी ये भूल जाता है कि टिम्बर माफिया है, वो भी वाइल्ड लाइफ क्राइम का है। कोरल्स जो है वो भी उसका हिस्सा है। एजोटिक फिशेस जो हैं, जो सी से आती हैं, वो भी उसका हिस्सा है। देयर लॉट ऑफ थिंग्स जो कि वाइल्ड लाइफ क्राइम का हिस्सा है। यानी कि यहाँ तक कि जो मूंगा, जिसको हम कोरल कहते हैं, वो भी वाइल्ड लाइफ क्राइम का हिस्सा है। हम पहनते हैं कि मंगल हमारा शांत होगा या मंगल हमारा प्रबल होगा, लेकिन वो आ कहाँ से रहा है? उसकी कोई पैदावार तो है नहीं, फार्मिंग तो है नहीं। आप ला कहाँ से रहे हैं? जहाँ मूंगा वो होता है। और अगर आप मूंगा कोरल्स को खत्म कर रहे हैं तो आप एनवायरमेंट खत्म कर रहे हैं। बट इसका जो डिमांड है वो कहाँ से आता है? जैसे पैसे से, टाइगर स्किन हो गया। पैसे से। आपके पास अगर पैसा है तो आप बहुत कुछ ऐसी चीज रखना चाहोगे जो जिसमें आपका शो ऑफ हो। लग्जरी आइटम है। आम आदमी कहाँ से खरीदेगा? आम आदमी उसको को इस्तेमाल होगा वो उसके ट्रांसपोर्टेशन में, उसकी पोचिंग में, उसके उसको क्या कहते हैं, कैरियर के रूप में। आम आदमी वहाँ उसको उतना ही पैसा मिलना है। एक टाइगर की वैल्यू ऐसे मान के चलिए कि $1 मिलियन या $1.2 मिलियन होती है इंटरनेशनल मार्केट में। लेकिन जो पोच करता है पूरी टीम होती है। ऐसा नहीं है कि एक ही है जिसने पोच किया वो ही डिलीवरी कर रहा है, नहीं। एक टॉप पे बॉस बैठा है, डॉन, ठीक है, उसके नीचे बहुत सारे सिस्टम है। डॉन ने कहा मुझे 5 टाइगर की स्किन चाहिए, एक एग्जाम्पल, जिसमें टाइगर की स्किन हो गई, लेपर्ड भी हो गया, व्हाटएवर। और इसके नीचे जो उन्होंने सिस्टम बना रखा है कि वो सबसे पहले जाएंगे पोचर्स पे। पोचर फ्रीलांसर होता है, वो सैलरी बेस नहीं होता, वो टाइगर मारो पैसा ले जाओ पर टाइगर ज्यादातर। बड़े माफियाज क्या होते हैं कि वो अच्छा पोचर होता है तो उसको उस एरिया के लिए, क्योंकि देखिए पोचर क्या होता है, एक पर्टिकुलर एरिया का होता है, उसे उस टाइगर का एरिया का मूवमेंट मालूम है, उस जानवर के एरिया का मूवमेंट मालूम है। अगर आप बाहर के आदमी को लाएंगे तो उसे ढूंढने में बहुत टाइम लगेगा, मारेगा कैसे? तो जो पोचर्स होते हैं वो एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया के होते हैं, जैसे कह लीजिए 2 जिले या 3 जिले या 4 जिले में उनकी नजर होती है, उनका वहां पे नेटवर्क होता है। उनको एक टाइगर मारने का ₹1,00,000 मिल गया या ₹2,00,000 मिल गया, इससे ऊपर नहीं मिलता। और उस पर वो मेहनत करते हैं, जंगल में जाते हैं, टाइगर मारते हैं, फिर उसके बाद इसकी एक टीम होती है, उनका काम सिर्फ मारना होता है। ये कैसे मारते हैं? जैसे डिपेंड करता है कि किस तरीके। कुछ लोग तो बंदूक से भी मारते हैं, कुछ लोग पंजा जिसको कहते हैं ट्रैप, आयरन ट्रैप होता है, उसको जगह जगह लगा देते हैं, उसमें टाइगर फंस जाता है, जो आपने फिल्म्स में भी देखा होगा। हॉरर फिल्म्स में दिखाते हैं वो आयरन ट्रैप होता है, पैर रखो फंस गया, वो इस्तेमाल करते हैं। फिर पॉइजन करके इस्तेमाल करते हैं कि उन्होंने टाइगर को वॉच रखा है कि इस एरिया में आता है, और खासकर वो इजी प्रे देने की कोशिश करते हैं टाइगर को। इजी प्रे टाइगर के लिए क्या है? कैटल। बेट करते हैं कैटल से बेट करते हैं। तो वो टाइगर ने उस कैटल को मारा और उसमें उन्होंने जहर मिला दिया, पॉइजन कर दिया, टाइगर मर गया, स्किन कर लिया। अब इसमें स्किन करने वाले भी अलग होते हैं। जो पोचर है उसने जगह आइडेंटिफाई करी, मैमल को आइडेंटिफाई किया, उसको मारा, उसके बाद स्किन वाले आएंगे, उसको स्किन करेंगे, उसको इस तरीके से स्किन करेंगे कि वो बेटर रहे। फिर उसकी बोन्स है, फ्लैश है, ये सब बिकता है। ऐसा नहीं है एक टाइगर की कीमत सिर्फ खाल की $1 मिलियन या $1.2 मिलियन नहीं है, वो पूरे होल टाइगर की है। उसका फ्लैश भी बिकता है, उसकी हड्डियां भी बिकती हैं, उसके दांत भी बिकते हैं, उसके नाखून भी बिकते हैं, सब कुछ बिकता है। तो पूरे होल टाइगर की है जो इंटरनेशनल मार्केट में उसकी वैल्यू। उसके बाद स्किन हुआ, स्किन के बाद उसको आगे
ट्रांसपोर्ट वाला अलग होता है, महिलाएं इसमें इस्तेमाल होती हैं। अगर हम अच्छा। हिंदुस्तान में हैं तो महिलाओं को चेक नहीं कर सकते, पुरुष तो हम्म, बिल्कुल भी नहीं छू सकता है। हम्म, हर जगह महिला पुलिस होती नहीं है, फॉरेस्ट हम्म, डिपार्टमेंट नहीं होता, तो महिलाएं ज़्यादातर क्या है, टाइगर स्किन को अपने पेटीकोट के नीचे बांध के रखती है। मतलब ये सब लूप होल्स एक्सप्लोर करते हैं। ये लूप होल है। अब इसमें जो डीलिंग होती है ये भी बड़ी फैसिनेटिंग और ये है। अब तो ये ओपन हो गया, क्योंकि जब मैंने इससे पहले इन्वेस्टिगेटिव की थी तो उसमें ये चीज़ दिखाई भी थी। तो इनके कोड वर्ड होते हैं कि टाइगर को स्किन को कोड वर्ड में चादर कहते हैं। हम्म, चादर का मतलब होता है कि स्किन। हम्म, अब इसमें भी स्किन तो किसी की भी हो सकती है, बफेलो की भी हो सकती है, टाइगर की भी हो सकती है, लेपर्ड की भी हो सकती है। अब इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे कि लेपर्ड की है या टाइगर की है? तो अब चादर में पश्मीने की चादर है या नॉर्मल चादर है? तो अच्छा। पश्मीना इज इक्वल टू एक्सपेंसिव, तो वो टाइगर स्किन हो गई। लेपर्ड है तो उससे थोड़ी सस्ती हुई, तो वो नॉर्मल चादर अच्छा, है, लेपर्ड का सस्ता होता है। थोड़ा सस्ता होता है। अब इसमें भी है कि स्किन बिल्कुल क्लीन है या उसमें होल है। अगर गोली से मारा है तो स्किन में होल है, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। अब ये कैसे पूछेंगे कि इसमें इसको, अब आदमी या तो जैसे हम और आप बैठे एक रेस्टोरेंट में बैठे हैं, बात कर रहे हैं, ज़्यादातर डीलिंग ऐसी या फ़ोन पे है, तो फ़ोन पे तो सर्विलेंस हो सकता है, कॉल सुनी जा सकती है, तो कोड वर्ड यूज़ करते हैं। बात करते हुए मिलते हैं, सड़क पे मिल रहे हैं, मीटिंग तो पर्सनल भी होती हैं, तो कैसे बात करोगे? ये तो नहीं कहेगा कि खुलेआम एक जगह बैठ के पब्लिक प्लेस में मेरे पास टाइगर की 10 स्किन है, 5 उसमें से लेपर्ड है, 5 टाइगर है, तो कैसे बोलोगे? मेरे पास चादर है, 5 पश्मीना है, 5 साधारण है। अब उसमें अगर गोली से मारा है तो होल हो जाता है स्किन में, वैल्यू कम हो जाएगी। क्लीन स्किन सबको चाहिए होती है, तो उसको वो कहते हैं कि कीड़ा तो नहीं लगा है। कीड़ा अगर लग जाता है तो किसी भी शॉल में या किसी भी कपड़े में तो वो होल कर देता है। तो इसलिए पूछते हैं कि कीड़ा तो नहीं लगा है। कीड़ा का मतलब है कि बुलेट होल तो नहीं है, कि बुलेट से तो नहीं मारा है, वो मना करता है, तो मतलब कि क्लीन स्किन है। तो इस तरीके से ये डीलिंग भी होती है। अच्छा, ये चाइना में बहुत डिमांड है, सुना है टाइगर के बारे में। चाइना में क्या, मेडिसिन। जो जहाँ जहाँ चाइनीज हैं, हाँ, हाँ। और देखिए ये सुपरस्टिशन से जुड़ा हुआ है, अंधविश्वास से टाइगर जुड़ा हुआ है। टाइगर का मीट खाते हैं, यहाँ तक कि अब टाइगर की बात चाइना में करें, टाइगर का मीट खाते हैं। दुनिया में खाते हैं। एक और चीज़ मैं बताता हूँ, जैसे हमारे जंगल में टॉप ऑफ द फूड चेन इज टाइगर। हाँ। ओशियन में टॉप ऑफ द फूड चेन इज शार्क्स। शार्क। ठीक है, शार्क्स पे भी आएंगे। टाइगर पे हम बताते हैं कि जो टाइगर का जो मीट है वो भी खाया जाता है, उसका सूप बनता है, यहाँ तक कि टाइगर का पीनिस का सूप बनता है, ये मैंने सुना हुआ है। और वो $100 $150 का सूप बाउल देते हैं। उसमें क्या ताकत बनता है क्या? अब वो उनको ये लगता है कि वो ज़्यादा टाइगर की तरह मजबूत हो जाएंगे एंड दे कैन रिप्रोड्यूस मोर। ओह, ओके। फिर जो उसकी बोन से मेडिसिन बनती है, ट्रेडिशनल मेडिसिन जिसको कहते हैं चाइना में, वो बनती हैं। वो भी बहुत सारी, की स्किन डिजीज़ है, 50 चीज़ों के लिए है। घूम फिर के वही है कि एक ये लग्जरी आइटम है और ये मेडिसिन में यूज़ होता है। इससे बहुत सारे शरीर के विकार दूर होते हैं। बट इसका कोई साइंटिफिक वैलिडेशन इसकी है? साइंटिफिक वैलिडेशन क्या है यार? हड्डी तो हड्डी, हड्डी तो कैल्शियम है। हम्म। कैल्शियम को कैसे करो, क्या क्या फ़ायदा देगा कैल्शियम? उनका बस ये कि टाइगर एक का हड्डी थॉट है है, तो एक टाइगर एक बलशाली एनिमल है, पावरफुल एनिमल है, लॉजिक। तो उनको लगता है कि हमने टाइगर का कुछ लिया है। अब जैसे लोग गले में टाइगर का नाखून या दांत लटकाते हैं, उस एक उसका भी एक भ्रांति है। वो ये भ्रांति है कि इससे नज़र नहीं लगती, इससे बुरी ताकतें हमारे पास नहीं आती। अब मैं ये कभी कभी ये सोचता हूँ कि जो टाइगर अपने आप इतनी सारी चीज़ उसके पास हैं, वो अपने आप को कोई इंसान से नहीं बचा पाया, तो बुरी नज़र वो नाखून कहाँ से बचाएगा जो गले में पहन के घूम रहे हैं? अगर उसके पास इतनी पावर होती बुरी नज़र से बचने की, तो वो अपनी मौत ही नहीं रोक सकता था इंसान से। तो जो टाइगर का ये जो सुपरस्टिशन है, ट्रेडिशनल मेडिसिन में कह लें या ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ में कह लें, जो पुराने ज़माने की, इंडिया की नहीं, इंडिया से बाहर की जो हिस्सा है, वहाँ पे ये कल्चर है। और वहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें, जैसे शार्क फिन सूप है। शार्क फिन सूप है और शार्क को मारते हैं बड़े विविध तरीके से, बहुत ही कैसे? ब्रूटल मारते हैं। कि शार्क्स पकड़ी, जिंदा पकड़ते हैं, और उसको पूरी शार्क की तो उन्हें ज़रूरत है ही नहीं। कीमत किसकी है? फिन की है। फिन ही तो बिकेगा, पूरी शार्क तो बिकेगी, शार्क मीट नहीं बिकना। तो क्या करते हैं, जिंदा शार्क पकड़ी, बोट पे लाए, उसके ऊपर का फिन काट दिया, और अच्छा। बाकी
शार्क तड़पती हुई पानी में छोड़ दिया। समुद्र में छोड़ दी। तो इसको ट्रैक कैसे करते हैं? मतलब समंदर में जाके ट्रैक करते हैं? ये शिप्स होते हैं, इनकी बोट्स होती हैं, ये ट्रैवल करते हैं। ये इंडिया में आप बोल रहे हो या वर्ल्ड वाइड है? वर्ल्ड वाइड है? वर्ल्ड वाइड है, वर्ल्ड वाइड है। बहुत सारे मछुआरे होते हैं जो जंगल मच्छी पकड़ने जाते हैं, उनका फोकस ही शार्क पकड़ना होता है। यहाँ तक कि मरीन उसमें चले जाते हैं, ये मरीन सेंचुरी में चले जाते हैं। ये छोड़िए कि इसके अलावा सांप स्किन, जो स्नेक है उसकी स्किन का बहुत बड़ा व्यापार है, उसके मीट का बहुत बड़ा व्यापार है। आप अभी मुझसे कह रहे थे कि कोमोडो आइलैंड जाना है इंडोनेशिया में। आप इंडोनेशिया के कुछ एरिया में जाएंगे तो वहाँ खुलेआम सांप का मीट मिलता है। और वियतनाम में तो एक जगह है हनोई के पास, स्नेक विलेज, वो फेमस ही स्नेक विलेज है। वो स्नेक वाइन बनाते हैं वहाँ पे, और फिर वो स्नेक का मीट, फिर वो स्नेक लेते हैं, आपकी पसंद का कोई भी स्नेक हो, रेड स्नेक हो, बैंडिट क्रेट हो। बैंडिट क्रेट मैंने अपनी आंखों से देखा। बैंडिट क्रेट हो, कोबरा हो, या फिर मोनोक्लॉट कोबरा हो, कोई भी। आपके पास पैसे होने चाहिए, जितने पैसे उस हिसाब से आपको सांप की वैरायटी मिलेगी। वो सांप को काटेंगे दिल के पास से, उसका पूरा ब्लड निकालेंगे, ब्लड निकाल के उसको वोदका में मिलाएंगे या किसी अल्कोहल में मिलाएंगे, आप उसको पीजिए। एक ये ट्रेडिशन है। फिर उसको दिल और कलेजी निकाल के ऐसे ही गटक जाते हैं, ऐसे ही गटक जाते हैं। हाँ फिर उसका स्किन निकालते हैं, उसको फ्राई करके खाते हैं, उसके मीट को निकालते हैं, खाते हैं। तो ये ट्रेडिशन है उनका एक। तो ये भी तो क्राइम का हिस्सा है। इतने सांप मारे जा रहे हैं, सांप आ कहाँ से रहे? फार्म तो है नहीं। फिर क्रोकोडाइल है, क्रोकोडाइल भी मारे जाते हैं, लेकिन क्रोकोडाइल की बहुत कंट्रीज में फार्मिंग होती है। तो वो एक तरीके से क्रोकोडाइल फार्म होने की वजह से, जो जैसे कि मुर्गे की फार्मिंग हो रही है, आई मीन बॉयलर, जो आप बाजार में मुर्गा खा रहे हैं वो बॉयलर है। आप कंट्री चिकन नहीं खा रहे हैं, आप जंगली नहीं खा रहे हैं, जंगली को बचाने के लिए बॉयलर आ गया। तो वो फार्मिंग हो रही है, तो वो लोग चिकन खा रहे हैं। तो जहाँ फार्मिंग हो रही है वहाँ वाइल्ड लाइफ थोड़ी बच जाएगी। जहाँ फार्मिंग नहीं है, डिमांड कैसे पूरी करोगे? जंगल से पूरी करोगे। और जब आप जंगल से पूरी करोगे तो वो ऑर्गेनाइज क्राइम हो जाएगा। ऑर्गेनाइज क्राइम होगा तो पैसा होगा, पैसा होगा तो बहुत लोग उसमें आकर्षण से जुड़ेंगे, ड्रग्स की तरह, नार्कोटिक्स की तरह। तो ये भी वाइल्ड लाइफ क्राइम भी एक तरीके का नार्कोटिक्स ही है, जिसमें लोग सिर्फ पैसे के लिए आते हैं, ऑर्गेनाइज क्राइम करते हैं, और उसमें दुनिया भर के इनके नेटवर्क्स होते हैं। वियतनाम काफ़ी इनफेमस है वाइल्ड लाइफ क्राइम के लिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे आपको चीज़ मिल जाती है, वो गवर्नमेंट की कुछ नॉर्म्स हैं जितना मुझे पता है, और खुलेआम बिकता है। मैं मार्केट है जहाँ पे आप कछुए खरीद लीजिए। नहीं, एयरपोर्ट में भी है। अब जो प्रिजर्व्ड वाला स्नेक वाइन तो एयरपोर्ट में भी, हनोई एयरपोर्ट में है, मेकोंग डेल्टा के पास। मेकोंग डेल्टा क्या, होइचीमी, मेकोंग डेल्टा इज इन होइचीमी। तो हर दुकान में अवेलेबल है। और दुनिया की आई थिंक सेकंड लार्जेस्ट या लार्जेस्ट रिवर है मेकोंग। आई थिंक कितना, 5000 किलोमीटर समथिंग। चाइना से शुरू होते हुए थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस होती हुई 4 कंट्री होती हुई ये पहुंचती है आपकी मेकोंग डेल्टा में, समुद्र में, हो ची में। ये जो टाइगर्स पाए जाते हैं बैंकॉक में सुले हुए, कुछ इंजेक्शन देते हैं। देखो, मैंने कभी वो टाइगर फार्म पे नहीं गया हूँ, उसे मैं टाइगर फार्म कहता हूँ क्योंकि वहाँ ब्रीडिंग होती है। ब्रीडिंग भी है, और वो मैंने वीडियोस देखी हैं। मैं ये नहीं मानता कि उन्हें सुलाने के लिए इंजेक्शन दिया गया होगा, क्योंकि टाइगर खुद ही एक बहुत सोचने वाला एनिमल है। जंगल में देखो, उसके साथ जाके वो सेल्फी खींचते रहते हैं, ट्रेंड होते हैं। अब इसका एग्जांपल ऐसा देता हूँ कि आप जंगल सफारी पे गए, आपको टाइगर दिख रहा है, गाड़ी में आप बैठे हुए, टाइगर ने आपको देखा, गाड़ियाँ आई, वो आराम से बैठ गया। उसे पता है कि आएंगे 2 घंटे मेरी छाती पे रहेंगे, फोटो खींचेंगे, गाड़ियाँ स्टार्ट होंगी, लोग चिल्लाएंगे टाइगर टाइगर, और फिर जब पार्क बंद होने का टाइम होगा ये सब निकल जाएंगे, उसके बाद मैं आराम से घूम लूंगा। वो हैबिचुअल हो गया है जीप्स का। तो जब बचपन से कोई चीज़ आप देख रहे हो तो उसके हैबिचुअल हो जाओगे, वो नॉर्मल वे ऑफ लाइफ हो जाएगी। आज का बच्चा जो है, मोबाइल पैदा होने के बाद जैसे 2-3 उसे मोबाइल के सारे फंक्शन पता है, वो हैबिचुअल है, बचपन से देख रहा है कि माँ बाप ऐसे बटन दबाते हैं, रिमोट का बटन ऐसे डलता है, टीवी ऐसे ऑन होता है, टीवी ऐसे ऑफ होता है। अगर आप यही चीज़ 100 साल पहले सोचे, तो विश्वास नहीं होगा, पॉसिबल नहीं। वो 100 साल पुराना वाला आदमी या बच्चा आज की जनरेशन के साथ मिला दो और उसको वो टीवी या मोबाइल दे दो, वो शॉक्ड रहेगा। वो उसे लगेगा मैं कहाँ आ गया। उसने बैलगाड़ी देखी, घोड़े देखे, चैरियट्स देखे, उसने मेट्रो नहीं देखी, स्काई ट्रेन नहीं देखी, वो तो भौचक हो जाएगा ना। हैबिचुअल नहीं है, वो भाग जाएगा, वो एंजाइटी अटैक हो जाएगा।
कल्चर शॉक हो जाएगा एक तरीके से। तो जो टाइगर है वो बचपन से देख रहा है जंगल में कि गाड़ियाँ आ रही है, वैसे ही ये जो थाईलैंड के जो बैंकॉक का जो टाइगर फार्म है, जिसको मैं टाइगर फार्म कहता हूँ, आई डोंट नो व्हाट इज इट, टाइगर टेम्पल है, आई डोंट नो व्हाट इज एग्जैक्टली इट इज, वो बचपन से ट्रेन कर रहे हैं कि ऐसे खड़े हो, ऐसे बैठो, तो वो हैबिचुअल हो गए हैं, राइट। जैसे अपने घर में हमने कुत्ता पाला, उसको जो भी सिखाया वो सेट, रोल, ईट सिखाया, उसको हैबिचुअल हो गया कि ये कमांड मुझे पता है, उसे ट्रीट देते हैं। तो ऐसी ये चीज़ है, इनको बचपन से सिखा रहे हैं, इनको पता है कि मैं ऐसे ही खड़ा हूँगा तो मुझे ट्रीट मिलेगी, तो वो बचपन से सिखाया गया है। तो और टाइगर तो वैसे खुद ही बहुत सोने वाला एनिमल है, कैट्स तो वैसे भी खूब सोती है, टाइगर एक बार खाना खा ले तो वो तो कई घंटों सो रहा होता है। तो इतना हैबिचुअल हो गया कि दूध भी पिला के आ जाते हैं टूरिस्ट उसको। वो बच्चों को ही पिलाते हैं, उसे भी पता है कि आदमी आएगा और दूध पिलाएगा। तो अब सोचो कि जो नई जनरेशन का टाइगर का कब ले लीजिए और उसको उन टाइगर्स के कब से अलग रख दीजिए जहाँ पे उसको दूध मिल डिफरेंटली बिहेव करेगा। वो 6 महीने बाद आप उसके पास जाओगे दूध पिलाने, तो उसको लगेगा ये कौन आ गया बॉटल लेके, वो उसके ऊपर अटैक करेगा क्योंकि वो हैबिचुअल नहीं हुआ। तो यही चीज है कि आप किस हैबिचुअल बना रहे हो। तो वो टाइगर टेम्पल या टाइगर फार्म व्हाट एवर इट इज, तो वो क्रिएट किया है एंड पीपल लव्ड इट इन सेंस ऑफ कि हमने टाइगर को पकड़ लिया, क्योंकि टाइगर को जंगल में ही देखा या सर्कस में देखा या जंगल में देखा या उसके बाद इतनी नजदीक इंसान ने उस बैंकॉक में देखा, तो बड़ा खुश होता है कि मैंने टाइगर के साथ फोटो खिंचाया। तो वो इसके लिए स्टार कैटेगरी में आ गया, जैसे एक फिल्म स्टार के साथ आदमी खड़ा होकर पागल हो जाता है ना सेल्फी लेने के लिए, तो वैसे ही वो वहाँ जाके हो जाता है। जबकि मैं उसको गलत मानता हूँ। ठीक है, आप टाइगर एक उनका गवर्नमेंट का रूल होगा या उनका उनका किसी धर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ उनकी बिलीफ होगी, तो उसको मैं कमेंट नहीं कर सकता हूँ। लेकिन ठीक है, वो जो कर रहे हैं वो अपने हिसाब से कर रहे हैं, लेकिन मैं इसलिए नहीं देखने गया क्योंकि मैंने ज़िंदगी में जितने शेर देखे या बचपन में सर्कस में देखे थे, अब तो सर्कस भी बंद हो गए हैं 90s से आई थिंक। और बचपन में मैंने सर्कस में देखा था, उसके बाद मैंने जंगल में देखा, उसके बाद मैंने फिर कभी टेम टाइगर नहीं देखा या टेम्ड एनिमल नहीं देखा। जैसे लोग एक्वेरियम जाना पसंद करते हैं, मैं एक्वेरियम नहीं जाता, मैं स्कूबा डाइविंग करना पसंद करता हूँ। मुझे वो जो एक नेचुरल एनवायरनमेंट और नेचुरल जो एक चीज़ देखने समझने मिलती है, एक एनवायरनमेंट कैसे चेंज हो रहा है, ओशियन भी गर्म हो रहे हैं, तो कैसे कैसे वाइल्ड लाइफ वहाँ से इकोसिस्टम चेंज हो रहा है, वो देखने मिलता है। तो एक्वेरियम में तो वो सब सेम है, वो ब्रीड हो रहे हैं, उनको ब्रीडिंग के द्वारा वहाँ पे रखा जा रहा है, उनको वो एनवायरनमेंट दिया जा रहा है, बट आफ्टर ऑल दे आर इन कैप्टिविटी। नेचुरल हैबिटेट पे देखना ज़्यादा थ्रिल है उसमें। तो मैं, मुझसे कोई कहता है एक्वेरियम जाना है, जैसे आपने थाईलैंड का नाम लिया टाइगर फार्म का, तो वहाँ पे भी एक एक्वेरियम है जो बहुत बड़ा है, एक्वा कुछ नाम से है। वहाँ पे आप जाएंगे तो आपको वहाँ पेंगुइन्स भी दिखेगा, उन्होंने पेंगुइन्स के लिए भी एक बना रखी है, मांटा रेज है वहाँ पे, शार्क्स हैं, डिफरेंट शार्क्स हैं, वो आपको देखने मिलती है। यहाँ तक कि दुबई का जो दुबई मॉल है, आई थिंक उसमें भी एक बहुत बड़ा एक्वेरियम, 4 फ्लोर है। हाँ, उसमें आपको शार्क्स, लोग उसमें डाइव करते हुए उनके साथ फोटो खिंचवाते दिख जाते हैं, बट आफ्टर ऑल दे आर इन कैप्टिविटी। तो वो आप एक एनवायरनमेंट में क्रिएट दे रखा है, तो मेरे को वो चीज़ देखनी अच्छी नहीं लगती। मैं वहाँ पे खड़े होकर 2 मिनट भी खड़ा हो जाऊँ तो मुझे बड़ी अजीब सा लगता है, इसलिए ऐसी जगह नहीं जाता। जैसे बहुत लोग टूरिस्टिक प्लेस पे जाते हैं, मैं टूरिस्टिक प्लेस पे बिल्कुल नहीं जाता। स्टार टर्टोइज, इसको बोला जाता है सबसे ज़्यादा ट्रैफिक्ड स्पीसीज। वो इसलिए है कि एक तो लिमिटेड है, दूसरा वही सुपरस्टिशन, इसको हम अपने पास रखेंगे तो धन दौलत आएगी। जैसे मनी प्लांट को लेके है कि घर में मनी प्लांट लगा लिया तो मनी आएगा, जब तक मेहनत नहीं करोगे तो मनी आएगा कहाँ से? अगर प्लांट से ही पैसे आने लगते तो हर दूसरे आदमी के घर पे डॉलर लगाए होते मनी प्लांट की जगह। बट इसके लिए कितने पैसे लगते हैं वैसे? देखिए, कोई भी एक एनिमल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए या स्मगल करने के लिए कैरियर्स होते हैं, और डिफरेंट कैरियर्स होते हैं डिफरेंट स्टेजेस पे। फॉर एग्जांपल, ए फॉरेस्ट से एक एनिमल निकला, तो और उसको जाना है डेस्टिनेशन जी, तो बीच में कम से कम 4 डिफरेंट कैरियर्स आएंगे, क्योंकि सबका एक लिमिट होती है कि मैं यहाँ तक ही ले जा सकता हूँ, उनकी उस जगह तक सेटिंग है। उसके बाद दूसरा ट्रांसपोर्टेशन वाला आएगा, दूसरा कैरियर आएगा, तो अंत तक पहुँचते पहुँचते कई कैरियर्स जो है बदल जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि एक ही रूट से जाएंगे और एक ही कैरियर है कि इंडिया से लेके वो लासा तक तिब्बत में या फिर चाइना तक वो एक ही आदमी लेके जा रहा है। नहीं, इसमें मल्टीपल कैरियर इन्वॉल्व होते हैं कि यहाँ से निकला तो एक निकला
फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल दे रहा हूँ, कॉर्बेट उत्तराखंड का बहुत फेमस है। एक एग्जांपल दिया, ऐसा नहीं है कि उत्तराखंड में पोचिंग हो रही है, उसका एग्जांपल दे रहा हूँ। नहीं, उत्तराखंड से निकला, उत्तराखंड से आते आते लखनऊ तक कोई एक कैरियर होगा, लखनऊ से गोरखपुर कोई एक कैरियर होगा, गोरखपुर से नेपाल बॉर्डर क्रॉस कराने वाला एक कैरियर होगा, नेपाल में भी 3-4 कैरियर होंगे जो उसको चाइना बॉर्डर तक पहुंचाएंगे, चाइना बॉर्डर से कोई और लेके उसको लासा तक पहुंचाएगा। तो ये जो कैरियर्स हैं ये अपनी टेरिटरी के हिसाब से बदलते हैं। ऐसा नहीं है कि कॉर्बेट से शुरू होकर वो लासा तक एक ही आदमी जा रहा है, नहीं। और इसमें कैरियर्स बदलते हैं, तरीका और स्मगल बदलता है, डिपेंड करता है कि किसकी कौन सी सेटिंग है और कौन सा रूट उसको सेफ मिला हुआ है। हर जगह पुलिस नहीं है, हर जगह बॉर्डर पुलिस नहीं है, हर जगह कुछ नहीं है, हर जगह वॉच नहीं है, तो उनको वो लूप होल्स मालूम है लोकल्स को। तो वो लोकल्स जो है वो कैरियर का काम करते हैं कि मेरा यहाँ से 100 किलोमीटर तक का दायरा है, वो 100 किलोमीटर ले गया। तो ये चीज़ होती है कैरियर में, पूरा सप्लाई चेन बना हुआ है। सप्लाई चेन बना हुआ है। जैसे आप एक लेटर पोस्ट करते हैं तो पहले पोस्ट ऑफिस जाता है, पोस्ट ऑफिस से वो सॉर्टिंग हब में जाता है, सॉर्टिंग हब से फिर वो एक और जगह जाता है, वहाँ से वो पैक होके बोरों में बंद होके फिर वो भरा जाता है, फिर वो 3-4 जगह होते होते आपकी डेस्टिनेशन पे पहुँचता है, फिर वहाँ से फिर पोस्ट ऑफिस पहुँचता है, फिर सॉर्टिंग होती है, फिर आपके इलाके में आने के लिए कौन सा सब पोस्ट ऑफिस है वहाँ आता है, फिर वहाँ से सब पोस्ट ऑफिस से डाकिया आपके पास डाक लेके आता है, राइट। तो ये जैसे इस तरीके से चेन है, उसी तरीके से इनका कैरियर का चेन है। मैं पढ़ रहा था वाइल्ड लाइफ क्राइम इंडिया डेटा के हिसाब से सबसे ज़्यादा राइनो का इलीगल ट्रेड होता है। इलीगल ट्रेड तो यार सभी चीज़ का है। इलीगल क्या है? जिसका आप टैक्स नहीं भर रहे वो इलीगल है। दारू का भी इलीगल ट्रेड होता है, जिस स्टेट में बैन है, गुजरात बिहार में बैन है, आप देखो। तो गैंडा भी जैसे मैंने कहा शार्क फिन इम्पोर्टेंट है, टाइगर स्किन इम्पोर्टेंट, वैसे ही गैंडा का भी जो हॉर्न है वो इम्पोर्टेंट है। पूरी स्किन नहीं है और उसको उसी तरीके से मारा जाता है जैसे टस्कर्स के लिए टस्क है, ये उन हाथी दांत की इम्पोर्टेंस है, पूरे हाथी की नहीं है, वैसे ही गैंडे का है। और गैंडे को देखो, जो हमारे यहाँ गैंडा मिलता है, यूपी में भी एक जगह गैंडा मिलता है, वो नेशनल पार्क है आपका काजीरंगा में। नहीं, यूपी का है, पीली बीच से आगे लखीमपुर खीरी है, दुधवा नेशनल पार्क। दुधवा नेशनल पार्क में आपको मिलता है गैंडा। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट की तरफ चले जाइए तो उसमें एक आसाम फेमस है, लेकिन आसाम के अलावा भी और भी जो स्टेट्स हैं उसमें भी कुछ एरियाज में मिल जाता है। आसाम से लगा हुआ ही हमारा अरुणाचल आ जाता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, टॉप पे। उसके ऊपर चाइना आ जाता है, तो घूम फिर के जाना चाइना ही है हर चीज़। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ गैंडे की यहाँ पोचिंग है, टिम्बर लॉगिंग भी वाइल्ड लाइफ क्राइम का हिस्सा है। एजोटिक बर्ड्स, एक मैना का नाम बताता हूँ, हिल मैना, आई थिंक, जो छत्तीसगढ़ की स्टेट बर्ड है, वो मैना। करेक्ट। वो मैना का सबसे ज़्यादा व्यापार होता है क्योंकि वो बोलती बहुत अच्छा है, मिमिक अच्छा करती है। तो जो कहते हैं ना पुराने ज़माने तोता मैना का गाना आता था 80s में, जो पुराने होंगे वो सुने होगा कि मैं तेरी मैना तू मेरा तोता। तो वो क्योंकि तोता और मैना एक ऐसी बर्ड्स हैं जो सबसे ज़्यादा इंसान के साथ अडेप्ट होके उनकी वोकल कॉपी कर लेते हैं। जैसे जंगल में रैकेट ट्रेल ड्रोंगो है, वो कई मिमिक आवाज़ मिमिक कर लेती है। कई बार तो टाइगर की ग्रॉलिंग मिमिक कर लेती है मिलती जुलती, यहाँ तक कि अलार्म कॉल मिमिक कर लेती है। तो वैसे ही मैना जो है वो इंसान की बोली मिमिक कर लेती है। तो जब इंसान की बोली मिमिक हो गई तो उसकी वैल्यू बढ़ गई। तो ऐसे ही ये जो हिल मैना है छत्तीसगढ़ की, इसका स्मगलिंग बहुत है विदेशों में, क्योंकि ये बोलती है। साउथ ईस्ट एशिया में ये मिलती है, वहाँ पे लोग इसको पकड़ के इसको पिंजरे में रखते हैं और ये बोलती है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। ऐसी तोतों का व्यापार है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ गैंडा तक ही सीमित है या टाइगर तक सीमित है या हाथी दांत तक सीमित है पोचिंग के अलावा भी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो वाइल्ड लाइफ क्राइम का हिस्सा है। छोटी से छोटी चिड़िया तक, यहाँ तक कि सांप तक, यहाँ तक कि जो भी आप सोचें, जो भी वाइल्ड लाइफ से जुड़ी हुई चीज़ है, वो सब वाइल्ड लाइफ क्राइम का हिस्सा है। उसका व्यापार हो रहा है। हमें दिख नहीं रहा तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो वाइल्ड लाइफ क्राइम का हिस्सा नहीं है। जो हमें दिख गया हम उसको मान रहे हैं, जिसको हमने नहीं देखा उसको हम नहीं मान रहे हैं। करेक्ट। स्नेक वेनम का भी सुना हुआ है काफ़ी न्यूज़ में। स्नेक वेनम के लिए तो सरकार को ये सोचना चाहिए कि स्नेक फार्म्स डेवलप करने चाहिए।
क्योंकि वैनम जो है वो एंटीडोट में और बहुत सारी चीज़ों में काम में आता है। तो या तो जंगल से पकड़ के लोग इलीगली उसको सेल कर रहे हैं, वर्ल्ड मार्केट में जा रहा है, डिमांड है। अगर सरकार इसको फार्म के रूप में दे कि आप रेस करिए, ठीक है, ब्रीड करिए, रेस करिए और स्नेक वैनम एक्सट्रैक्ट करके आप सरकार को बेचिए, जैसे कि अफीम की खेती होती है। अफीम की खेती का लाइसेंस मिलता है, अफीम की खेती का लाइसेंस हो रहा है तो वो कंट्रोल्ड हो रहा है, लीगलाइज्ड वे में, लीगलाइज। लेकिन उसमें से भी वो सरकार ने जैसे एक एरिया में दिया एक किसान को 10 बीघा में, और सरकार को मालूम है कि 10 बीघा में इतनी अफीम पैदा होगी, एक एग्जाम्पल के तौर पे, और कुछ भी हो कि बारिश पड़ जाए या आंधी आ जाए तो कितना कम हो सकता है वो भी सरकार को पता है कि वो उसका वो हिसाब किताब निकाल के रखते हैं कि उन्हें मालूम है कि इस एरिया में बारिश नहीं हुई है या इस एरिया में आंधी तूफान आ गया तो खेत गिर गया, अफीम कम होगी। लेकिन कुछ लोग इसमें भी इतने होशियार होते हैं कि अगर उसमें से 1 किलो निकलनी होती है तो उसमें 200-300 ग्राम फिर भी चुरा लेते हैं। और क्योंकि 200-300 ग्राम का लीगल और इलीगल मार्केट में, ब्लैक में पैसा ज़्यादा है, तो वो कुछ सरकार को देते हैं, कुछ वो चुपचाप जो होशियार लोग हैं जिनको मैं वो उसको ब्लैक मार्केट में दे देते हैं। अफीम जो इस्तेमाल होती है वो मेडिसिन में यूज़ होती है, एक तरीके का बहुत बड़ा पेन किलर है और बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल होती है। तो जैसे अफीम का व्यापार इलीगली है लाइसेंस देने के बाद, वैसे ही सरकार को स्नेक वेनम के लिए स्नेक फार्म्स को लाइसेंस देने चाहिए, जिससे कि जो जंगल में स्नेक पकड़ के वैनम ब्लैक मार्केट में भेजा जा रहा है उस पर लगाम आए। क्योंकि एक बार को जब लाइसेंस मिलने लगेगा तो बहुत लोग इसमें आएंगे, तो जब बहुत लोग आएंगे तो ब्रीडिंग बढ़ेगी, तो वो जो लीगल वे का वैनम है वो जब बहुत यातायात में मिलेगा, एक सही वॉल्यूम में जब मार्केट में आएगा, तो जो जंगल से पकड़ के सांप ला के उनके साथ जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है वो बंद हो जाएगा। ये मेरा मानना है, बाकी सरकार के ऊपर निर्णय है। आप बताइए, आपका वाइल्ड लाइफ में इंटरेस्ट कब और कैसे आया? वाइल्ड लाइफ में इंटरेस्ट मेरा बचपन से था, ऐसा नहीं है बचपन से वाइल्ड लाइफ देखी। मैं यूपी का निवासी हूँ, तो यूपी में कॉर्बेट मेरे तब तक उत्तराखंड नहीं बना था, ये उत्तराखंड 90s लेट 90s के आसपास बना है, आई थिंक 2000 में बना है उत्तराखंड। तो पहले कॉर्बेट और ये राजा जी, ये सब जो नेशनल पार्क थे ये सब यूपी का हिस्सा होते थे। तो मेरे यहाँ से यूपी जहाँ का मैं हूँ वहाँ से कॉर्बेट 60 किलोमीटर्स। अच्छा, और फिर जिस इलाके से मैं हूँ वो सारा इलाका कृषि भूमि वाला है, तो वाइल्ड लाइफ वहाँ देखने मिलती है। खेतों में नीलगाय देखना मिलता है, खेतों में हमें बहुत सारे पार्टेजेस आदमी देखने अब जंगल में जाता है, हम गांव में देखते थे खूब ब्लैक पार्टेज और ब्राउन पार्टेज, काला तीतर और भूरा तीतर हमने देखा है, खूब देखा है। तो हमने ऐसा नहीं है कि चिड़िया नहीं देखी, हमने बहुत सारी चिड़िया देखी हैं। यहाँ तक कि मुझे याद है कि कितने यूपी में एलेक्जेंड्रा पैराकीट, जबकि वो पहाड़ों का तोता है, आपने यूपी में उस तरफ देखा है अपने इलाके में। मुझे बचपन में याद है कि जब हम सुबह 6 बजे उठ के आसमान देखते थे या 5 बजे गर्मियों में, तो कम से कम 100 तोतों की टुई 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 करते हुए तोतों की एक पूरा झुंड जाता था, जो अब बंद हो गया है, खत्म हो गया है। तो वाइल्ड लाइफ मैंने वहाँ से देखी है और इंटरेस्ट रहा। तो जंगल भी गया हूँ 1-2 बार कॉर्बेट का, तो वो बहुत अच्छा लगा फिर एक ऐसा समय आया कि करियर में कि कुछ करना है, तो वाइल्ड लाइफ में मुझे चांस मिला। वो मेरी जीवन की शुरुआत जो हुई वो कान्हा नेशनल पार्क से 2002 में हुई, 2002-2003 में हुई। तो वो जो कान्हा नेशनल पार्क, मैंने उस ज़माने का, आज से 26 साल पहले का जो 23 साल पहले का जो मैंने कान्हा देखा है, वो शायद आज की जनरेशन नहीं देख पाएगी, और मुझसे पहले वालों ने जो कान्हा देखा हो शायद मैंने नहीं देख पाया होगा। हाँ। तो वो जो मैंने कान्हा देखा, जो रॉ ब्यूटी देखी कान्हा की, वन ऑफ द ब्यूटीफुल फॉरेस्ट, वो इंस्पिरेशन है रुडयार्ड किपलिंग। वो जो देखने का मजा आया, तब मैंने पहला वाइल्ड टाइगर भी वहीं देखा था। एंड आई स्टिल रिमेंबर। पहला टाइगर साइटिंग कैसा था वो मैं बता नहीं सकता है कि मतलब एक इमेज है मेरे दिमाग में, तब मेरे पे कैमरा भी नहीं होता था, मैं कुछ लोगों के साथ था, उनके पास कैमरा था। और मुझे याद है सेलर हाइट के पास, मुझे जगह का स्थान भी याद है, सेलर हाइट के पास ग्रासलैंड है सेलर हाइट में, और शाम के 5 बजे थे, इवनिंग सवारी है, और हम वहाँ बैठे हुए थे। हमें नहीं पता था कि टाइगर उसी घास में छुपा हुआ है, कितना कैमोफ्लेज था। सडनली अलार्म कॉल आती है और हम देखते हैं कि ग्रासलैंड में से टाइगर मूव कर रहा है, उसकी धारियाँ दिख रही है, कान दिख रहे हैं,
और जो गोल्डन लाइट इसकी स्किन पे पड़ी, जो रिफ्लेक्शन था उसकी स्किन का और ग्रास लैंड के ऊपर, वो मुझे आज भी याद है वो ना। और आज भी मैं वैसा शॉट लेना चाहता हूँ लेकिन मौका नहीं मिलता। तो वो जो एक स्मरण है। फिर उसके बाद कान्हा में और बांधवगढ़ में, खासकर एमपी के फॉरेस्ट में क्या होता था कि टाइगर को आप एलिफेंट से भी देख सकते थे। उस समय 100 रुपये देते थे अच्छा, सफारी के ऊपर बाद। से? हाँ नहीं, ऊपर से नहीं, वो सरकार का नियम था कि आप 100 रुपये दीजिए। और अंग्रेजों के लिए शायद 200 या 250 रुपये था। हिंदुस्तानियों के लिए शायद 75 रुपये या 100 रुपये था। तो आपको अगर टाइगर नहीं दिखा है जंगल सफारी में गाड़ी में बैठ के, तो आप जाइए, पर्ची कटाइए, वहीं पे कटती थी। हाथी पे बैठिए, हाथी वाला आपको थोड़ा सा जहाँ पे टाइगर बैठा है जंगल के बीच में, उधर तक ले जाएगा, वहाँ ले जाएगा, आपको टाइगर दिखाएगा, 2-3 मिनट घुमाएगा और ले आएगा। लोगों की इच्छाएं पूरी हो जाती थी। ये बेस्ट प्रैक्टिस मुझे लगती थी उस टाइम की। अब लोगों ने कहा कि ये बंद कर दिया है किसी वजह से। बहुत सारे लोगों ने इस पे प्रश्न उठाया है कि हाथी को आप परेशान कर रहे हो, टाइगर हाथी को परेशान करता है इस तरीके से। तो वो सरकार ने 2012 के आसपास बंद कर दिया था। जब मैंने वाइल्ड लाइफ में पहली बार कान्हा नेशनल पार्क गया, और एंट्री फीस सुन के आप ताज्जुब कर जाओगे। उस समय इंडियन की एंट्री फीस क्या थी, आप सोचो, पर पर्सन। कब? 2003, 2004, 2002। आप बोल रहे सफारी के लिए? हाँ, पर पर्सन एंट्री फीस क्या है, आज की क्या है? चलो, आज की तो मतलब प्राइवेट जीप आ जाती है 8,000 10,000 रुपये है में ना? एक आदमी के लिए। उस समय कितनी रही होगी 1,000 2,000 होगा एक आदमी की एंट्री फीस, इंडियंस की? इंडियंस की वही बोल रहा हूँ, 500 600 नहीं, 25 रुपये। 25 रुपये? हाँ, गाइड की फीस थी 75 रुपये। अच्छा, और तो जिप्सी डिमांड वाला, ही नहीं था तब। नहीं, जिप्सी वाला लेता था 300 रुपये। 300 रुपये की जिप्सी होती थी। तो मैंने वो जंगल उस समय देखा है कि जब 25 रुपये में आप एंट्री लेके जा सकते थे, 300 रुपये की आपकी पूरी जिप्सी होती थी एक सफारी की, जो आज की 3,000 या 4,000 रुपये की हो गई है। राइट, एक जिप्सी अगर आप हायर करें, वो 50 किलोमीटर भी जंगल में नहीं घूम रहा है, लेकिन तो ज्यादा हो गया, 8-10 हज़ार रुपये तो है ही, है ना। 4,000 रुपये सिर्फ जिप्सी का, प्लस आपका जो एंट्री फीस है, गाइड फीस है, वो अलग है। अलग है। मैं 75 रुपये, मुझे गाइड याद है। फिर वो बाद में 100 हुआ, तो मुझे अच्छे से याद है। और एक रूल और था जो बाद में चेंज हुआ, कि अगर आपके पास पेट्रोल व्हीकल है, चाहे वो मारुति है 800, आप जंगल में जा सकते हैं, एंट्री फीस दीजिए, गाइड लीजिए, और आप अपनी गाड़ी से अपना गाड़ी लेके जाओ, घूम सकते हैं। अभी नहीं कर सकते हो। अगर आपकी गाड़ी पेट्रोल नहीं है, 4x4 है डीजल में, तो आप गाइड लीजिए, एंट्री फीस कटाइए, गाइड को बिठाइए, और जंगल आप अपने उस पर भी घूमिए। तब गाड़ी की रिस्ट्रिक्शन नहीं थी कि आपको गाड़ी जो है एसोसिएशन से लेनी पड़ेगी या फॉरेस्ट की अप्रूव्ड गाड़ियां लेनी पड़ेगी, ऐसा कोई रूल नहीं था, और आज भी नहीं है शायद। लेकिन ये एक टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बना दिया गया है कि लोग गाड़ी कैसे चलाते हैं, या क्या है, फलाना है, ठिकाना है, जो भी। अभी तो बहुत सारे रूल्स है, अब कमर्शियल हो गया। पहले वाइल्ड लाइफ इज मेंट फॉर एजुकेशन, नॉट फॉर मनी मेकिंग। अब एक आदमी सोचिए कि चलिए, मेरी किस्मत अच्छी रही कि मैंने उस बहुत शुरुआती दौर में शुरू किया, और मुझे मौका मिला वहाँ काम करने का। मैंने देखा, उसके बाद मैं फोटोग्राफर बना। 2004 से मैंने कैमरा लिया, कैमरा से मैंने फोटोग्राफी शुरू की। तो अब सोचिए कि अगर आज की तारीख में कोई एक आम जनता, जो हमारी एक पे स्केल है 2.5 लाख रुपए साल का, जो कहते हैं 1200 या 1300 डॉलर हमारी शायद पर कैपिटा इनकम है साल की, 2000 हो गई वो तो पता नहीं, 2000 डॉलर। तो जो हमारे यहाँ टैक्स फ्री इनकम वाला है वो 3 या 4 लाख तक या 5 लाख तक का है। तो हम उसको, अगर उसने जंगल घूमना है, अपने बच्चों को एजुकेट करना है, या उसको एनवायरनमेंट के प्रति उसको एजुकेट करना है, तो वो कहाँ से 10,000 रुपये पर डे एक सफारी का दे पाएगा? प्लस होटल है, अब होटल भी सस्ते नहीं है, ठीक है। चलिए, उसने कुछ कर आके गेस्ट हाउसेस ले लिए, वो भी गेस्ट हाउस भी सस्ते नहीं है। फिर वहाँ तक ट्रेन का खर्चा, हाँ मैं हवाई जहाज से नहीं कह रहा हूँ, हवाई जहाज का नहीं, ट्रेन का खर्चा, ट्रेन स्टेशन से उस जंगल तक जाने के लिए गाड़ी चाहिए, सिटी से बहुत दूर होता है। सिटी से बसेस जा रही हैं, तो वो भी कई बार हॉप करते हुए आपको जाना पड़ेगा। वो वहाँ डेस्टिनेशन पे पहुँचा, जब वहाँ डेस्टिनेशन पे पहुँचा तो उसे पता चला यार, या तो मुझे शेयरिंग पे जाना है, तो तब मेरे पास 5 लोग हैं, तो मेरा 5-6 हज़ार खर्च हो रहा है एक फैमिली का। तो कैसे बच्चों को अपने जंगल के प्रति गंभीर कर पाएगा? आज तो हम गंभीर कर रहे हैं, एनवायरनमेंट वार्म हो रहा है, लेकिन वो लोगों को यही नहीं पता कि जंगल में जाके एक टेम्परेचर
किस तरीके से पेड़ कम करते हैं, पेड़ की वैरायटीज़ कितनी होती है, कौन सा पेड़ किस काम में आता है। अगर अब मैं आज की जनरेशन को खेत में ले जाऊँ, फार्मिंग एरिया में ले जाऊँ और मैं उनसे ये पूछूँ कि भाई ये बताओ गेहूँ पेड़ पे होता है या किस तरीके, वो गेहूँ भी नहीं बता पाएंगे, वीट। उन्हें ये डिफरेंशिएट नहीं पता होगा कि आटा और मैदा क्या होता है। उन्हें ये पता है मैदा मैदा नहीं खानी चाहिए, इसमें इससे वेट इंक्रीज होता है। उनसे ये पूछा जाए कि मैदा बनती कैसे है, उन्हें ये नहीं पता होगा, वो कहेंगे हम दलिया खाएंगे। करेक्ट। लेकिन उनको यही नहीं पता कि जो गेहूं है उससे ही दलिया बन रहा है, उससे ही आटा बनता है, उससे ही मैदा बनती है। आटे को फाइन पीस दो तो मैदा है, आटे को गेहूं को कम पीसो, उसको दरदरा रखो तो वो दलिया है। लोग उसको दलिया को फाइबर की तरह खा रहे हैं कि इसमें फाइबर है, लेकिन उसको ज्यादा पीस दो मैदा है। तो लोग इसको ही नहीं डिफरेंशिएट कर पाते हैं कि अगर हम किसी से पूछें कि भाई मैदा कैसे बनती है, वो ये कह देगा हानिकारक है, वो सेहत के लिए मोटापा करती है, पेट में चिपक जाती है, फला फला बोलेगा। लेकिन मैदा आती कहाँ से है यही नहीं बता पाएगा। कितनी तरीके की मिर्चें हैं। ऑर्गेनिक खाने की बात हम कर रहे हैं, लेकिन ऑर्गेनिक है क्या यही नहीं पता। तो जब तक हम एजुकेट नहीं करेंगे, और एजुकेशन के लिए टूरिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका टूरिज्म आपका बजट फ्रेंडली होगा, खासकर वाइल्ड लाइफ, तो आप वाइल्ड लाइफ क्राइम भी रोक पाएंगे, आप लोगों को एनवायरनमेंट के प्रति गंभीर भी कर सकेंगे। जब आप किसी को गंभीर करेंगे तो एनवायरनमेंट आप खुद बचा सकते हैं। तो आप एक ऐसी सेना खड़े कर रहे हैं जो साइड बाय साइड फॉरेस्ट के साथ काम कर रही है, जिसको सैलरी देने की जरूरत ही नहीं है। आज हमें फॉरेस्ट को बचाने के लिए फॉरेस्ट ऑफिशियल्स रखने पड़ते हैं। सोचिए कि हर आदमी फॉरेस्ट के प्रति गंभीर हो गया, एनवायरनमेंट के प्रति गंभीर हो गया, और वो कार्बन फुटप्रिंट अपने खुद के कम करता चल रहा है। और उसको एक भौतिक ज्ञान है कि अगर सड़क पे चल रहा है, एक चिड़िया बोली, तो उसे पता है कि ये चिड़िया ये है, फिर बच्चों को बता रहा है, बच्चे भी उसके प्रति गंभीर हो रहे हैं कि हाँ ये चिड़िया है। ऐसी कितनी चिड़िया है जो आपने बचपन में देखी होंगी, आज नहीं देखे होंगी। हाउस स्पैरोज, गौरैया, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जो कॉमन बर्ड्स हैं। तो जब तक टूरिज्म, वाइल्ड लाइफ टूरिज्म इकोनॉमिकल नहीं होगा, बजट फ्रेंडली नहीं होगा, हर किसी के लिए नहीं होगा, तब तक हम ना वाइल्ड लाइफ क्राइम रोक पाएंगे, ना हम एनवायरनमेंट के प्रति किसी को गंभीर कर पाएंगे। मार्केटिंग कर करके हम ये कह देंगे कि हाँ ऑर्गेनिक खाओ, ये मत लो, इसको मत लो, इससे एनवायरनमेंट को नुकसान होता है, ये तो हम कह सकते हैं, इतना कर सकते हैं। लेकिन एनवायरनमेंट आ कहाँ से रहा है ये कैसे बताएंगे? नहीं, आजकल तो वो एक एक्सपीरियंस प्रोडक्ट हो गया है, स्पेशली सफारीज। सफारी एक्सपीरियंस प्रोडक्ट क्या हो गया यार? शहर की स्ट्रेस बढ़ गई है, या तो स्ट्रेस निकालने के लिए आदमी पब में जाएगा। अब कुछ लोग कहते हैं यार पब बहुत हो गया तो चलो जंगल सफारी कर लेते हैं। तो जो टूरिज्म सेगमेंट है वो माइस का एरिया बन गया है। मीटिंग, इंसेंटिव, कॉर्पोरेट एग्जीबिशंस, माइस की फुल फॉर्म। अच्छा, ये माइस एक एक्रोनिम है। एक माइस चुईया नहीं, क्या बोला आपने? मीटिंग्स, इंसेंटिव्स, कॉर्पोरेट मीटिंग्स जो होती हैं, एग्जीबिशंस, ये माइस का हिस्सा है टूरिज्म में। तो आजकल जो है लोग अपनी वेडिंग एनिवर्सरी या वेडिंग्स के लिए जंगल को प्रेफर कर रहे हैं, क्योंकि बहुत हो गया शहर के बैंक्वेट हॉल, कुछ यूनिक करते हैं। तो वेडिंग डेस्टिनेशन जो है जंगल को बना। अब वो ये भूल गए कि हम नॉइस पॉल्यूशन कितना कर रहे हैं, कार्बन फुटप्रिंट कितना कर रहे हैं। उन्हें तो नाच, घूम फिर के दारू पी के नाचना ही है। वो यहाँ नाच लें दिल्ली के पब में या कॉर्बेट के किसी रिजॉर्ट में नाच लें, घूम फिर के वही हो रहा है। दिवाली के वो जो फंक्शंस हैं वो होने लगे हैं, होली होने लगी है आजकल जंगल्स में के रिजॉर्ट्स में। अब रिजॉर्ट भी तो इतने सारे बन गए, उनको भी रेवेन्यू चाहिए, उन्होंने इतना इन्वेस्टमेंट किया है, तो उनके लिए तो भाई वो कहने को अब वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट नहीं रहेगी। वाइल्ड लाइफ रिजॉर्ट अब इज नॉट वाइल्ड लाइफ रिजॉर्ट, दे आर बिकम अ हब टू मेक मनी। एनवायरनमेंट के लिए काम नहीं कर रहे हैं। मुझे याद है आज भी, जब मैं पहली बार वाइल्ड लाइफ में गया था, स्विमिंग पूल होना किसी भी रिजॉर्ट में उस जमाने में, वाइल्ड लाइफ रिजॉर्ट मतलब वाइल्ड लाइफ जो होटल्स थे, अगर किसी में रिजॉर्ट में स्विमिंग पूल है तो लोग उसे बुरा कहते थे। बहुत लोग इससे टूरिस्ट जो बहुत गंभीर होते थे वो कभी स्विमिंग पूल वाले रिजॉर्ट में नहीं जाते थे या होटल में नहीं जाते थे। आज की तारीख में सबसे पहले पूछते हैं कि स्विमिंग पूल है, स्पा है, कमरे में टीवी है, बेसिक डिमांड, वाईफाई है या नहीं है। मैं उस टाइम जंगल देखा है जहाँ तो मोबाइल तो बहुत दूर की बात है, लैंडलाइन ही काम नहीं करते थे। लैंडलाइन मकाना में तब था कि अगर लैंडलाइन अगर डेड हो गया तो 15-20 दिन तक तो लैंडलाइन ही नहीं चालू होता था, क्योंकि फॉल्ट इतना बड़ा होता था जंगल में, लाइन कहाँ से ढूंढते पता चल जाओ कि बारिश की वजह से जो फॉल्ट होता था वो
में बहुत टाइम लगता था। वेरी ट्रू। तो आज की तारीख में लोग वाइल्ड लाइफ एक्सपीरियंस करने नहीं जा रहे हैं, वो रिजॉर्ट एक्सपीरियंस करने जा रहे हैं कि इसमें स्विमिंग पूल है, इसके चारों तरफ 4 पेड़ लगे हुए बस हैं। रिजॉर्ट सिटी में नहीं है, जंगल में है। एग्जैक्टली। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो एनजीटी ने अब ये किया कि लिमिटेड रिजॉर्ट्स किए। दूसरा उन्होंने ये किया कि 10 किलोमीटर दूर, फॉरेस्ट से 10 किलोमीटर दूर आप वाइल्ड लाइफ मतलब रिजॉर्ट्स बनाएंगे। पहले क्या था कि जंगल के आसपास ही बन जाते थे बफर एरिया में, और उसे 10 किलोमीटर दूर किया है, तो वो अच्छा निर्णय है। लेकिन फिर भी हम वाइल्ड लाइफ को एक्सपीरियंस करने नहीं जा रहे हैं। वाइल्ड लाइफ जिसको मैं मदर नेचर कहता हूँ, मदर नेचर को एक्सपीरियंस करने नहीं जा रहे हैं, एंजॉय करने के लिए जा रहे हैं। मदर नेचर को हम धन्यवाद नहीं देने जा रहे हैं कि आपने हमें ऑक्सीजन दी, आपने हमें सुरक्षित रखा, हम आपको धन्यवाद देते हैं, वो नहीं करने जा रहे हैं। हम उसको इंजॉय करने जा रहे हैं कि हम एक डेट पे जा रहे हैं कि बहुत मजे करके आएंगे। हम उसको एक्सपीरियंस तो बहुत दूर की बात है, उसका धन्यवाद तक नहीं कर रहे। अब कोरोना के टाइम पे ऑक्सीजन सिलेंडर्स के लिए कैसी भरमार लगी थी, और लोग हजारों लाखों रुपए दे रखे सिलेंडर खरीदने को तैयार थे। ऑक्सीजन की वैल्यू उस दिन पता चली थी लोगों को। लेकिन जो जंगल आपको 24 घंटे फ्री की एयर देता है, आपने आज तक उसको धन्यवाद करने नहीं गए। आप वहाँ जंगल में गए हम कि हम जंगल सफारी पे जाएंगे, लेकिन आपने धन्यवाद नहीं किया। वहाँ जाए, अरे टाइगर दिखेगा नहीं दिखेगा, अरे जंगल क्या है, अरे यहाँ तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं दिख रहा है, ठंड बहुत है, धूल बहुत है, कह के आप आ गए। आप ये भूल गए कि आप कितनी ऑक्सीजन प्योर वहाँ ले रहे हैं उस सफारी के दौरान, जो आपको शहर में नहीं मिल रही है। आपने उसके लिए भी धन्यवाद नहीं किया। जब आप किसी जंगल में जाते हैं तो 95% प्योर एयर होती है, 99% भी होती है। डिपेंड करता है कि कितनी गाड़ियाँ आपके पीछे जा रही हैं धूल उड़ाते हुए आगे पीछे, वही एक पॉल्यूशन है। बाकी उसके अलावा एयर प्योर है। तो आप ये भूल गए कि अब मैं जो जंगल आया हूँ वो कम से कम चलो ऑक्सीजन ही को ही मैं ग्रहण कर लूँ, लेकिन हम लगे हुए हैं कि मुझे वो फला टाइगर का नाम याद है, वो टाइगर की मैंने रील देखी है, वो देखना है, उसी टाइगर को देखना है। हमने एक टाइगर को एक रील कंसेप्ट बना लिया है, एक रील कंटेंट बना लिया है। वाइल्ड लाइफ को हमने रील कंटेंट बना लिया है कि अगर हमने जंगल नहीं गए हैं और जंगल गए हैं और रील नहीं डाली है, अब लोग जंगल सिर्फ रील डालने जाते हैं। एक वाटरफॉल कोई फेमस हो जाए, लोग वहां जाके भीड़ लगाने लग जाते हैं वाटरफॉल पे, वाटरफॉल के आगे सिर्फ फोटो खिंचवाने कि हम भी यहाँ होके आए हैं। हमने भी ये चीज़ देख ली। वो एक जो टिक लगने वाली चीज़ें हो गई टू डू लिस्ट में, ये गलत हो गया, उसमें से वाइल्ड लाइफ भी आ गई। तो जब तक हम मदर नेचर के प्रति धन्यवाद नहीं देंगे, जब तक हम जंगल को जंगल के रूप में नहीं देखेंगे, एक जैसे हमने यहाँ उपनिषद है सनातन में, उपनिषद में आई थिंक उपनिषद में या हाँ शायद या पुराण में एक श्लोक है जिसका मुझे अनुवाद याद है हिंदी का। वो ये है कि मानव जाति के लिए, कि मानव जाति कब तक जिंदा रह सकती है। उसमें ये श्लोक है जिसका हिंदी अनुवाद ये है कि जब तक इस पृथ्वी पे जंगल है, जंगल की वजह से जल है, और जल और जंगल से हमें जल मिल रहा है, जल और जंगल से ही हमें ऑक्सीजन मिल रही है। जब तक इस पृथ्वी पे जल जंगल है, मतलब जंगल है, तब तक मानव प्रजाति को कोई खतरा नहीं है। जिस दिन जंगल समाप्त हो गया उस दिन मानव जाति समाप्त हो गई। ये उपनिषद में या पुराणों में कहीं लिखा हुआ है। तो अगर हम पुरानी चीजें पढ़ें, चाहे वो कोई से भी धर्म की किताब पढ़ लें, कुरान ले लें, बाइबल ले लें, या गुरु ग्रंथ साहिब ले लें, तो उसमें बहुत सारी चीजें इंसान को जीने का तरीका बताती हैं। बुक्स जो है वो आपको किसी भी धर्म की बहुत अच्छी चीजें ग्रहण करने के लिए बोलती है, लेकिन हम वो चीज भूल के दूसरी तरफ फोकस हो जाते हैं। तो जब तक जंगल के प्रति हम गंभीर नहीं होंगे, मदर नेचर के प्रति, तब तक आप तपते रहिए 52 डिग्री में, 53 डिग्री में। डेटा के लिए बता दूं तो AQI दिल्ली में कितना है, 400-500 है। हाँ। अभी मैं जवाई में था, वहाँ पे 40 है। फर्क है, जंगल फर्क है। हाँ। लेकिन एक चीज देखा मैंने वहाँ पे भी, अपने आप बोल रहे थे अभी कमर्शियलाइजेशन के बारे में, जो लेपर्ड हिल्स है ना वहाँ पे, तो वहाँ पे शादी का मंडप बना हुआ है रिसोर्ट्स का। एक दिन आए, डीजे बजाते हैं लोग। एक दिन आए, पूरी फैमिली आए, 10-15 लेपर्ड्स की। अब वो पूछे भैया तुझे परमिशन कितने दी, टोल कटा पहले हमारा, तुम यहाँ अभी तुम सरकार को टोल दे के आए हो ना, हमारा टोल दो, हमारे एरिया में बैठे हो। कितना रिस्क है, जो शादी चल रहे हैं नहीं वहीं पे लेपर्ड। मेरा कभी कभी ऐसा इमेजिन करता हूँ कि अगर ये लोग इंसानों की तरह बोलने लगे, इतनी बुद्धि आ जाए, तो ये आए और बोले हाँ टोल दो, अब तुम्हें अब हमारे जगह का रेंट दो, ठीक है। तो सोचो हम मतलब कितना बढ़िया सिनेरियो होगा। ये थॉट है, एक
कि अगर जानवर बोलने लगे हम्म। तो इंसान को दौड़ा दौड़ा के मारेगा जानवर। नहीं, टाइगर को जब पता चल गया कि इंसान इज ए इजी प्रे, हाँ, तो सफारी व्हीकल्स के ऊपर जब झपटेगा। देखो मैं एक किस्सा बताता हूँ। राजवर्धन शर्मा जो वाइल्ड लाइफ को जानते हैं, बहुत पुराना नाम है, अब इस दुनिया में नहीं है। उनको भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, ऊपर वाला उनकी आत्मा को शांति दे। कि राजवर्धन शर्मा बांधवगढ़ में बहुत फेमस नाम, तो गूगल करिएगा तो आपको मिल जाएगा। उनका एक रिजॉर्ट होता था नेचर हेरिटेज नाम से, और उसको आगरा लॉज भी कहते थे। राजवर्धन शर्मा का किस्सा दुनिया में फेमस हुआ, आई थिंक इट इज इन समवेयर 2001 या 2002 या 2000। एक टाइग्रेस थी मोहिनी, इफ आई एम नॉट, हाँ मोहिनी, बांधवगढ़ की बड़ी फेमस और बहुत सुंदर टाइग्रेस। मोहिनी नाम उसका इसलिए रखा गया कि बहुत सुंदर थी और बहुत टूरिस्ट फ्रेंडली टाइग्रेस थी। कि सारी जीप 10-15 जीप भी हों तो कोई दिक्कत नहीं है, वो सब गाड़ियों को दिखती थी, फोटोग्राफी अपॉर्चुनिटी सबको मिलती थी और लोग बड़े खुश होते थे। राजवर्धन शर्मा का ये किस्सा इसलिए बता रहा हूँ कि एक बार ये टाइग्रेस राजवर्धन शर्मा की गाड़ी में कूद गई। अच्छा। और उसमें फ्रेंच टूरिस्ट थे, आई स्टिल रिमेम्बर, फ्रेंच टूरिस्ट थे। और राजवर्धन शर्मा की फ्रेंच टूरिस्ट के ऊपर कूदी है। राजवर्धन शर्मा ने उसको पूंछ पकड़ के, गला पकड़ के, पूंछ पकड़ के गाड़ी से उतारा है। फिर मोहिनी ने राजवर्धन शर्मा के ऊपर, टाइग्रेस ने हमला किया है और गला पकड़ने के लिए। तो राजवर्धन शर्मा ने अपना गला दबाने रोकने के लिए को नहीं हाथ दिखा। रखा है। अब किस्मत अच्छी, क्योंकि वो टाइग्रेस के दांत आगे के टूट चुके थे, तो वो ग्रैब प्रॉपर्ली कर नहीं पाई। और फिर हाय हल्ला हुआ, उसके पंजे लगे, राजवर्धन शर्मा के निशान लगे, बहुत जगह घायल हुआ। फ्रेंच टूरिस्ट के तो फट गई होगी एकदम। हाँ, पूछो मत, उनके ऊपर भी। तो वो टाइग्रेस वहां से चली गई। अब जो टाइग्रेस इतनी टूरिस्ट फ्रेंडली थी, वो टाइग्रेस जो है जीप के ऊपर क्यों कूदी? आपने अभी कहा कि कभी कूद जाए तो क्या होगा, तो ये किस्सा मैं इसलिए बता रहा हूँ, मुझे एकदम से याद आया। तो वो उस दिन, उससे कुछ दिन पहले उसको किसी ने, व्हीकल ने हिट किया था। अच्छा। मेन रोड पे, क्योंकि बांधवगढ़ नेशनल पार्क एक ऐसा है कि परासिया मोड़ से, उमरिया के बाद जब हम परासिया की तरफ आते हैं, वहां से कोर जोन शुरू होता है। कोर जोन के अंदर ही पूरी रोड है ताला तक। तो आपको फॉरेस्ट वहां से, उस रास्ते से, खितोली ताला, हाँ, पूरा आपको, मैं तो बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ, आप तो अभी नए आए तो अब तो बहुत चीजें बदल गई है, फ्लाईओवर्स तक भी बन गए, आई थिंक। अभी प्रॉपर्ली मैनेज्ड है फॉरेस्ट है डिपार्टमेंट, ना। उस समय कुछ भी नहीं था, एक पतली सी सड़क थी, कच्ची ऊबड़ खाबड़, उस पर ट्रक्स भी जाते थे, रेत के ट्रक भी जा रहे हैं, पत्थर के ट्रक भी जा रहे हैं, ट्रैक्टर ट्रॉली भी जा रही है और गाड़ियां भी जा रही है। हो सकता है कि किसी ट्रक ने या ट्रैक्टर ट्रॉली ने उसे हिट किया हो, और उसके बच्चे भी थे उस समय पे। समझ रहे हो मेरी बात? तो वो जो टूरिस्ट को देख के आराम से रहती थी, गाड़ी को देख के, वो टाइग्रेस, क्योंकि जब आप किसी को मारोगे, पीटोगे, तो उसके अंदर एक डर बैठेगा, एक बदला लेने की इच्छा भी होगी, राइट? तो उसको वो व्हीकल एज दुश्मन लगी, इसलिए वो कूदी। ये किस्सा बहुत इंपॉर्टेंट है। राजवर्धन शर्मा इस दुनिया में नहीं है, इंटरनेट पे आप पढ़िएगा राजवर्धन शर्मा टाइगर अटैक, ये आई थिंक 2000 या 2002 के बीच की बात है। और मैं अक्सर राजवर्धन शर्मा के साथ में बैठा करता था शाम को, क्योंकि मेरे कई साल मेरे बांधवगढ़ में बीते हैं, 3-4 साल मैंने बांधवगढ़ में बिताए, अर्ली 2010 के बीच में। मैं 2006 से 2008-9 तक मैं बांधवगढ़ में आराम से रहा हूँ, बीच बीच में आता जाता रहा हूँ। तो वो सारे किस्से याद है। टाइगर्स कौन से थे, दाऊ बलराम से लेके अब तक की बहुत सारी जनरेशन मैंने देखी हैं। B2 का बाप चार्जर से लेके सब देखा है। तो चार्जर बड़ा फेमस था। हाँ, चार्जर बहुत फेमस। चार्जर से पहले दाऊ बलराम फेमस थे, उसके 2 और थे। चार्जर ने उसकी टेरिटरी कब्जाई थी, चार्जर की टेरिटरी B2 ने कब्जाई थी। B2 के बाद बमेरा मेल आया था। तो ये किस्से हैं, कभी किस्से पे बात करेंगे, कौन से टाइगर का किस्सा था, तो बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर निकल के आया। आपका सबसे फेवरेट सफारी डेस्टिनेशन कौन सा है? मेरे लिए सारी डेस्टिनेशन फेवरेट है। अच्छा। मुझे हर एक सफारी, हर एक जंगल में कुछ नया देखने मिलता है, नया सीखने मिलता है। नहीं, वो तो सही है, कुछ ना कुछ तो नया है। कि मैं सेंट्रिक नहीं हूँ कि हाँ ये चीज़ है, यहाँ ये चीज़ दिख गई तो ये बेस्ट है, नहीं। हर जंगल की एक खूबसूरती है। आप डेली सनराइज देखो, बोर नहीं होगे।
डेली सनराइज उसी जगह से निकल रहा है, एक ईस्ट से ही निकल रहा है, लेकिन आपको कुछ फील होगा, नया फील होगा सूरज को देखते हुए। तो हर एवरी डे इज अ न्यू डिस्कवरी इन अ फॉरेस्ट। तो ऐसा कहना कि ये जंगल मेरे लिए फेवरेट है, ये सवारी के लिए फेवरेट है, इट्स रॉन्ग। एवरी जंगल हैज इट्स ओन ब्यूटी, इट्स ओन यूनिकनेस। यू नीड टू एंजॉय इट, यू नीड टू ऑब्जर्व इट। एक डिबेट होता है सफारीज को लेके कि सफारी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, जबकि टूरिज्म के लिए काफ़ी हेल्प करता है, लोकल कम्युनिटीज उससे बेनिफिट करते हैं। एथिकल सफारीज के बारे में डिबेट होता है। नॉन एथिकल क्या है? ये है कि जैसे घेरे, मतलब एक घेरे बना लेते हैं, उसको मूवमेंट के लिए जगह नहीं मिलता कभी कभी वो लेपर्ड्स टाइगर देखो क्या होता है, सारे मतलब 10-15 जीप्स घेर लिए उसको। क्या होता है, एक ये टूरिस्ट का भी प्रेशर बहुत होता है। हम्म, हर आदमी को टाइगर देखना है, हम्म, हैं? अगर नहीं दिखा तो ड्राइवर खराब, गाइड खराब, हम्म, उसकी शिकायतें भी होती हैं। तो ये जो एक प्रेशर है टूरिस्ट का, टूरिस्ट को टाइगर का ही फोकस्ड है, उसको जंगल का फोकस नहीं है। जो मैं कह रहा हूँ, मदर नेचर के प्रति उसको ऑक्सीजन मिल रही है 90% प्योर, 100% प्योर ऑक्सीजन, उसको उसकी क्यों नहीं पता, बस टाइगर देखना है। मैंने 10,000 रुपये खर्च किए, मुझे टाइगर के साथ एक फोटो खिंचवा के एक रील डालनी है, और जिससे मैं इंटरनेट पे दिखा सकूँ हाँ मैंने भी टाइगर देखा। तो ये जो टाइगर का प्रेशर बाय टूरिस्ट है, जिस दिन टूरिस्ट इंटेलिजेंट हो गया, एजुकेट हो गया, एक उसके अंदर एक कॉमन सेंस ज़्यादा बेटर हो गया, तो ये अपने आप जो घेरा लगना है वो अपने आप बंद हो जाएगा। तो उसके लिए टूरिस्ट को होना चाहिए यार। हाँ, वो ड्राई सफारीज भी होती है। ये समझना चाहिए कि 3-4-5 सफारीज में एक ही टाइगर दिखेगा। लोग 10-10 Probability सवारी है। करते हैं, नहीं दिखता, नहीं है उनकी किस्मत में देखना। टाइगर आपको देख रहा नहीं है, उसको डरा जाए वो जंगल, आपसे 10 मीटर दूर बैठा हो, आपको पता भी नहीं चलेगा। और ग्रास लैंड में बैठ गया, वो कहाँ से इतना कैमोफ्लेज होगा, आपको दिखेगा भी नहीं है। अलार्म कॉल आती रहेगी, आप खड़े हो, वो टाइगर है, वो वहाँ का राजा है, आप नहीं हो, आप उसके घर में आए हो। वो उसके, आप किसी के घर में जाओगे तो दरवाजा खटकाओ, उसका मन है होगा तो खोलेगा दरवाजा, नहीं खोलना होगा नहीं खोलेगा। टाइगर है, उसको आना होगा, सड़क पे आएगा, आपको दिखाएगा अपना भूमि का, नहीं दिखाना होगा नहीं दिखाएगा। आप कॉर्बेट से हो तो जिम कॉर्बेट के किस्से बहुत फेमस है। जिम कॉर्बेट यार मेरे सामने नहीं थे, हाँ उनकी किताबें हैं, बहुत सारे किस्से हैं, और उससे ज़्यादा किस्से हैं। एक जगह है लाल कुआं, मेरे नाना जी बताते थे, क्योंकि मेरे नाना जी रेलवे में थे, रेलवे से रिटायर हुए। मम्मी भी बताती हैं थी, बचपन में मैंने सुना था कि मम्मी जब बच्ची थी तो नाना जी भी बताते थे कि लाल कुआं में जब उनकी पोस्टिंग थी, ये नाम भी पहली बार सुना होगा, ये गाजियाबाद वाला लाल कुआं नहीं, उत्तराखंड वाला लाल कुआं की बात कर रहा हूँ। तो वहाँ पे एक मंदिर था, वहाँ पे टाइगर आके कहते हैं कि रोज आता था, वहाँ पे दर्शन करने आता था, एक किस्सा है। अच्छा। और ऐसी घरों के आसपास घूमता मिलता था। तो ऐसे किस्से बहुत है टाइगर्स के, ऐसे बहुत सारे किस्से हैं कि लाल कुआं के पास टाइगर जो है घरों में आता है, नो कॉमनली दिखता है। तो किस्से बहुत है, किसी के यहाँ मैन ईटिंग टाइगर्स, क्योंकि कॉर्बेट जो फेमस रहे मैन ईटिंग टाइगर्स के ऊपर किताब लिखने में फेमस ज़्यादा रहे। ऐसे ही एक और थे दुधवा नेशनल पार्क के बिली अर्जन सिंह, जिनका देहांत हो गया है। उन्होंने टाइगर तारा नाम से एक टाइगरस थी, जिसको उन्होंने बचपन से पाला और री इंट्रोड्यूस कर रहे थे वाइल्ड में। फिर बहुत कंट्रोवर्सी हुई कि वो तारा जो है आदमी मार रही है। तो ये जो नाम है बिली अर्जन सिंह, मतलब जिम कॉर्बेट जितना ही फेमस बिली अर्जन सिंह है, लेकिन जिम कॉर्बेट इज को ज़्यादा फेम इसलिए मिला क्योंकि बिकॉज ऑफ ही वॉज वाइट स्किन, नॉट अ ब्राउन स्किन, एंड ही वॉज अ हंटर टू। और लोगों ने, एक होता है ना किसी की चीज़ बिकनी शुरू होती है तो वो बिकनी शुरू होती है। लोग बिली अर्जन सिंह की बात नहीं करते जिन्होंने तारा को री इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की थी। मैंने नहीं सुना कभी, जिम कॉर्बेट के बारे में सुना है। बिली अर्जन, जो वाइल्ड लाइफ वाले हैं वो जानते हैं बिली अर्जन सिंह, दुधवा के। बिली अर्जन सिंह करेंगे तो आप उनकी सबसे पहली फोटो इंटरनेट पे आई कहता हूँ कि मैं कह सकता हूँ कि मिलेगी कि वो शॉर्ट पहने हुए हैं, ब्राउन कलर की शर्ट है या बनियान है, और एक टाइगर का 1.5 या 2 साल का बच्चा उनको उनके हाथों को पे हाथ रख के खड़ा, वो उसको हटा रहे हैं। और उस पर डॉक्यूमेंट्री बनी है कि कैसे वो लेके आए दुधवा में, जसबीर नगर, और दुधवा के पास ही एक गांव है जसबीर नगर, वहाँ पे। तो ऐसे बहुत सारे किस्से हैं टाइगर के। इट्स नॉट ओनली जिम कॉर्बेट के किस्से, वाइल्ड लाइफ, मेरे किस्से वाइल्ड लाइफ के इतने होंगे कि मैंने कब टाइगर देखा, कि टाइगर ने मेरे ऊपर कभी चार्ज किया, मॉक चार्ज किया। क्या है कभी चार्ज? हाँ बहुत बार मॉक चार्ज होता है।
और चक्रधारा एक फीमेल थी, बांधवगढ़ में सबसे ज्यादा मॉक चार्ज करती थी। बहुत सारे किस्से हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ जिम कॉर्बेट के किस्से, एवरीवन हु इज गोइंग टू सफारी। आपको कभी खतरा लगा ऐसे नहीं। चार्जिंग से? नहीं, डरे तो हैं थोड़े बहुत, कभी एक बार तो मैं डरा हूँ लेकिन ये कहूँ कि खतरा लगा नहीं, हाँ डर लगा, इसमें कोई दो राय नहीं। आपका एक्सपीरियंस बताया कि कौन से ऐसे बर्ड्स है या फिर एनिमल्स है, टाइगर और जो मेन स्ट्रीम है, इन एनिमल्स को छोड़ के जो आपने पहली बार देखा कहीं पे भी हो वर्ल्ड भर में या यार, फिर इंडिया में? इंडिया में मैंने सबसे सुंदर जो स्कारलेट मिनीवेट हम्म, बहुत पहली बार देखी थी, मैं मतलब मुग्ध हो गया था। बहुत सारी चिड़िया हैं, हम्म, बहुत सारी चिड़िया हैं, बहुत कुछ है, मतलब नाम लेने बैठो तो गिनती, मतलब समय बीत जाएगा। दुनिया में हर चीज़ जो है खूबसूरत है, आपको उसको देखने का नज़रिया होना चाहिए, सेंट्रिक नहीं होना चाहिए, आपको धन्यवाद देने की आदत होनी चाहिए वाइल्ड लाइफ के प्रति या मदर नेचर के प्रति। और आपको जो है ये नहीं कि हमने वो रील्स के पॉइंट से नहीं जाना, एजुकेशन, ऑब्जर्वेशन, लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जाना। हम्म। बताइए वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी कितना मुश्किल है जो लोग नहीं समझ पाते? देखो क्या है यार, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी आज से नहीं, मुश्किल नहीं था, पहले भी मुश्किल था। पहले जब मैंने अपना शुरू किया, मैं फिल्म कैमराज यूज़ करता था, पॉजिटिव स्लाइड्स डालता था, जिसको एक उसमें नेगेटिव होता है, एक पॉजिटिव होता है। तो हम 36 एक रोल होता था, उसमें 36 फोटो होते थे, उसको रोल लगाना, फिर उसको घुमा के रखना, फिर 36 फोटो, फिर 36 फोटो में हमें वेट करना कि सही फोटो मिले। वो जो कोडक वाला पहले आता था, कोडेक है, हाँ। फूजी था, हम्म, बहुत सारी थी। उसमें ISOs आते थे कि 100 ISO, 80 ISO, 250 करेक्ट ISO, करेक्ट। 800 ISO, 800 ISO, बहुत रोल के अंदर ही ISO होता था। कैमरा में ISO नहीं होता था, रोल के अंदर ISO फिर वो होता था। नेगेटिव से पॉजिटिव बना उसको नहीं, पानी में डाल- नेगेटिव पॉजिटिव तो जो आप कह रहे हैं कि पानी में डाल के वो प्रिंट्स होते थे, अच्छा। जो आजकल डिजिटल प्रिंट निकलता है ना हम्म। मशीन से, वो पहले मैनुअली मैनुअल प्रिंट्स। प्रिंट्स निकाले जाते थे। नेगेटिव्स जो है वो होते थे जिसमें आप एक नॉर्मल इमेज दिखती थी, उसमें अच्छा। कलर्स नहीं दिखते थे। अच्छा। पॉजिटिव होते थे स्लाइड्स, जिसमें आपको पूरी कलर्स दिख रहे हैं। वो स्लाइड का काम होता था। जैसे पुरानी फिल्म आप देखो, अमिताभ बच्चन वाली की जासूसी वाली, आई थिंक जो वो थी डॉन, उसमें वो दिखाते हैं ना फिल्म में कि वो ये डॉन है, उसकी वो बटन दबाते हैं और वो फोटो चेंज होती रहती है पीछे प्रोजेक्टर से, वो स्लाइड्स होती है, वो पॉजिटिव्स हैं। वो जैसा आप देख रहे हो डेवलप होने के बाद वही कलर आते थे। तो 36 फोटो को हम वेट करते थे एक एक शॉट का, कि ऐसे नहीं है कट 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 दबाते चले गए, नहीं, एक शॉट लिया फिर हम उसका नोट बनाते थे। अच्छा। कि ये रोल पे मैंने ये शॉट लिया है, लॉग बनाते थे, और उस पे ये कलर्स हैं और ये कंट्रास्ट है। फिर हम वो जब रोल कंप्लीट हो जाता था, वो लॉग हम डेवलपर को भेजते थे। डेवलपर से कहते थे मुझे इसमें ये कलर्स चाहिए, तो वो उसी हिसाब से ये वो कलर्स मैच रखता था कि मुझे सैचुरेशन इस कलर का थोड़ा हाई चाहिए, RGB, अब तो RGB के हिसाब से चलते हैं। आजकल तो लुट्स कलर ग्रेडिंग लुट 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 या लुट लट जो भी है वो आ गई है, लेकिन उस समय ये बहुत दिक्कत थी। फिर 800 रुपए का एक रोल आता था नेगेटिव का, ओ सॉरी पॉजिटिव का। नेगेटिव का 100-150 रुपए का था, पॉजिटिव बहुत महंगा था। वो भी फूजी का लेते थे, फूजी का, क्योंकि हमें ग्रीन कलर बेटर मिलता था। फूजी का मैं जो रोल एक्सटर्ना, आई थिंक यस एक्सटर्ना, फूजी फिल्म एक्सटर्ना का नाम से रोल था पॉजिटिव का, वो मैं यूज़ किया करता था क्योंकि उसमें मुझे ग्रीन कलर बेटर मिलता था उस रोल पे, और वो मुझे 800 या 900 का एक रोल पड़ता था। फिर उसके बाद 3000 रुपये की मुझे उसकी डेवलपिंग चार्जेस देने पड़ते थे। तो सोचो हमारे लिए वो एक एक फोटो खींचना, इसलिए हमें वो पता है कि मैनुअली कि हमें ये फ्रेम में ये सेटिंग रखनी है। पहले कैमरा में मैट्रिक्स नहीं होते थे नीचे, प्लस माइनस क्या आ रहा है वो नहीं पता चलता था कि आप सेंटर वेट देख रहे हो या क्या देख रहे हो, ये सब नहीं पता चलता था, एक नॉर्मल होता था, और हमें अपने आप को मैनुअली एडजस्ट करना पड़ता था, और फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में हमें उंगलियों को हिसाब पे रखना, क्योंकि टाइगर का मूवमेंट है, राइट। टाइगर का मूवमेंट अगर आप ले रहे हो तो वो, अगर आपकी शटर स्पीड प्रॉपर नहीं है, आज की तारीख में तो सब शटर स्पीड जानते हैं, तो वो ब्लर हो जाएगा उसका मूवमेंट। 3-4 सेकंड 5 सेकंड मिलता है, तो उसमें आपके हाथ फटाफट मूव करने चाहिए। तो वो सब चीज़ें हमने की थी, तो इसलिए हमारे लिए फोटोग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट थी, कीमती थी, महंगा शौक था, क्योंकि एक एक रोल की कीमत होती थी।
अब क्या है, 3000 4000 का 256 GB का कार्ड लाओ, हाथ में उठाओ, टक 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 100 फोटो खींचो, उसमें से 10 फोटो थंब रूल के हिसाब से 10%। मैं हमेशा कहता हूँ 100 फोटो खींचोगे उसमें से 10 फोटो आराम से बहुत अच्छी निकलेंगी, 90 आप डिस्कार्ड करते हो, 10 आप रखते हो, और आप कहते हो फोटोग्राफर। नो, दैट इज नॉट फोटोग्राफर। इज व्हेन यू आर डिसाइडेड कि मुझे यही शॉट चाहिए, और आप वही शॉट लेते हो और एक ही बार क्लिक करते हो, कट 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 नहीं करते, चाहे आप डिजिटल यूज़ कर रहे हो चाहे मैनुअल यूज़ कर रहे हो। हम SLR से आए, फिर DSLR पे आए, अब मिररलेस पे आए हैं। करेक्ट। सोनी वर्सेस निकॉन वर्सेस कैनन, देखो, आप कौन सा मैंने प्रेफर करते सबसे हो? पहले निकॉन यूज़ किया। मैंने F50 या F60 से फोटोग्राफी शुरू करी। F से मतलब फिल्म, वो हम्म, मैनुअल कैमरा था, उससे मैंने फोटोग्राफी शुरू की। डिजिटली मैं शिफ्ट हुआ कैनन 40D पे, DSLR, SLR से DSLR, कैनन 40D पे। बहुत साल तक मैं कैनन पे यूज़ किया। फिर बीच में मैंने ओलंपस यूज़ किया। नाउ आई एम बैक ऑन निकॉन फॉर सर्टेन रीज़न, कि हम्म, मुझे जो चीज़ चाहिए वो शायद वापस मुझे निकॉन। इस समय मैं निकॉन के 2 गियर यूज़ करता हूँ। एक है निकॉन का ZFC, रेट्रो कैमरा है, बहुत पावरफुल कैमरा है। मार्केट में नहीं बिका, वो लोगों की गलती है कि उस कैमरे को नहीं समझ पाए। फोटोग्राफी के लिए, इफ़ यू आर अ सीरियस फोटोग्राफर, तो बहुत अच्छा कैमरा है, डेडिकेटेड उन्होंने बनाया है निकॉन ने, फॉर फोटोग्राफर्स ओनली। दूसरा मैं यूज़ कर रहा हूँ निकॉन का रेड हम्म, ZR, जो उन्होंने निकाला है, जिसको ZR बोलते हैं, निकॉन का रेड। वो मैं वीडियोग्राफी डॉक्यूमेंट्रीज़ के लिए यूज़ कर रहा हूँ। हम्म, तो ऐसा नहीं है कि मैं इस कैमरा यूज़ नहीं करता। सोनी मैंने यूज़ नहीं किया, मैंने ट्रायल ज़रूर लिया है, सोनी के बहुत सारे कैमरास का ट्रायल लिया है फ़ोटोग्राफ़ी में। और जब हम शूट करते हैं वीडियोज़ में, तो मैं वीडियोज़ में शूट करता हूँ सोनी वेनिस, हम्म, क्योंकि वो मुझे आरी का लुक देता है। तो सोनी वेनिस में वीडियो में कई बार यूज़ करता हूँ, अगर मैं एड शूट कर रहा हूँ। अगर मैं डॉक्यूमेंट्री शूट कर रहा हूँ, तो निकॉन का ZR यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि वो अभी नवंबर 2025 में लॉन्च हुआ है। हम्म, निकॉन, क्योंकि निकॉन और ने रेड को खरीद लिया है, तो रेड के जितने कैमराज हैं वो निकॉन के पास है। सो सारी कलर साइंस, सारी रेड की टेक्नोलॉजी अब निकॉन के पास है। तो निकॉन अब जो है सिनेमा कैमराज बना रहा है, टू compete विद कैनन सिनेमा कैमराज और सोनी सिनेमा कैमराज। और निकॉन, ऐसा नहीं है मैं निकॉन यूज़ करता हूँ तो तारीफ कर रहा हूँ, इट्स गुड इन सर्टेन रीजन, कि आप अगर गुरिल्ला और इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर हैं, तो निकॉन का जो नया ZR आया है बहुत अच्छा कैमरा है, बहुत परफेक्टली। मैंने 2 डॉक्यूमेंट्रीज़, अभी 3 डॉक्यूमेंट्रीज़ पिछले 6 महीने में शूट की हैं, तीनों निकॉन ZR पे शूट की हैं। मैंने उसके कोडेक्स भी डिफरेंट डिफरेंट यूज़ किए हैं, और मैं बहुत खुश हूँ। हम्म। आप अपने प्रोडक्शन जो मोगली बाबा प्रोडक्शंस, मोगली प्रोडक्शंस, मोगली प्रोडक्शन मोगली फिर से प्रोडक्शन, बोलता मोगली बाबा मेरा हूँ। अच्छा। निक नेम है, मेरा उपनाम है, हाँ, अच्छा, उस प्रोडक्शन को सिर्फ मोगली प्रोडक्शंस मोगली बोलते हैं। प्रोडक्शन। अच्छा। अब मोगली प्रोडक्शन में भी मोगली जो है मेरा ट्रेडमार्क है, हम्म, नो वन एल्स कैन यूज़ इट। हम्म, इसके लिए जब हमने फाइल किया था मोगली ट्रेडमार्क लेने के लिए 2011 में, तो उसके लिए काउंटर किया गया था डिज्नी की तरफ से। आई, हाँ, डिज्नी INC, वो आज भी है। और मुझे जाके वो कई साल हमने पेपर वर्क किया, और मोगली नाम मुझे 2016 में ट्रेडमार्क हुआ। हम्म, तो अगर अब कोई भी मोगली नाम एंटरटेनमेंट में क्लास 44 है में यूज़ करेगा, तो मैं उसके ऊपर कॉपीराइट का मैसेज भेज सकता मोगली हूँ। के गाना तो बहुत पॉपुलर है, हर जगह पे कोई तो यूज करता है। जिस दिन चाहेंगे उस दिन भेज नाम देंगे। रख दिया किसी के कंपनी ने। तो देखो, आप अपने काम के बारे में थोड़ा बताइए, बता डॉक्यूमेंटरीज आप क्या क्या शूट करते हो, ये उसके देखो, पीछे मेरा जो रीजन क्या फोकस है है? वो इन्वेस्टिगेटिव डॉक्यूमेंट्रीज पे ज़्यादा हम्म, है, और एजुकेशन। मैं लोगों को चाहता हूँ जागरूक हो। हम्म, एंटरटेनमेंट तो सब है, हो सकता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एंटरटेनमेंट बहुत नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं, है। एजुकेशन। एंटरटेनमेंट तो कोई भी कर सकता है हाँ। आजकल। हर कोई कंटेंट क्रिएटर है, सिंस जब से मोबाइल में हम्म, कैमरा आया है, तो हर कोई कंटेंट क्रिएटर है। तो वो कंटेंट नहीं है, बहुत सारा क्रिंज कंटेंट है। ये फोटोग्राफर को पूछेगा तो बताएगा वो तो क्रॉप सेंसर कैमरा है। अब फोटोग्राफर्स पे बात आई, तो सेंसर साइज भी मैटर करता है। एग्जैक्टली। ठीक है, माइक्रो फोर थर्ड सबसे छोटा मानते हैं हम कैमरास में, जो माइक्रो फोर थर्ड है, जो पैनासोनिक और ओलंपस बनाते हैं। फिर इसके बाद क्रॉप सेंसर आता है, फिर फुल फ्रेम आता है, फिर मीडियम फॉर्मेट आता है, जो हैसल बैंड है वो मीडियम फॉर्मेट है। तो डिपेंड करता है कि आप
क्या यूज़ कर रहे हैं, हम्म, किस लिए चाहिए। अब हैसल बैंड इतना बड़ा कैमरा है डिजिटल में भी कि आप उसको हर जगह नहीं ले जा सकते। हम्म, बहुत हैवी कैमरा है, तो जितने भी एडवर्टाइजमेंट शूट हो रहे हैं प्रॉपर, जो स्टूडियो में कन्फाइंड स्टूडियो में है, वो हैसलबैंड पे शूट होते हैं। हम्म, प्लस लैंडस्केप के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि मीडियम फॉर्मेट है, बड़ा सेंसर साइज है, बहुत बेटर लाइट लेता है। तो जो लैंडस्केप के लिए आपको बड़े शॉट, अच्छे शॉट चाहिए, वो हैसलबैंड पे लिए जाते हैं। अब उसके बाद आ जाते हैं कंज्यूमर में, जिसमें माइक्रो फोर थर्ड आ गया, आपका क्रॉप सेंसर्स आ गए। और क्रॉप सेंसर इज 1.6, तो अगर आप 1.6 यूज क्रॉप सेंसर है तो आपकी लेंस अगर 300 कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई बाय हम्म, 1.6, तो वो 450 या 460 फोकल लेंथ हो जाएगी। अगर आप माइक्रो फोर्थ यूज कर रहे हैं तो वो डबल हो जाएगी, या 300 जो है 600 बन जाएगा। तो हम्म, वाइल्ड लाइफ के लिए कई बार माइक्रो फोर्थ बढ़िया होते हैं क्योंकि हम्म, लेंस, छोटे लेंस से आप डबल फोकल लेंथ इस्तेमाल कर लेते हैं क्योंकि क्रॉप साइज हम्म, फैक्टर बहुत बड़ा है। उसके बाद फुल फ्रेम कैमराज है, तो फुल फ्रेम कैमराज में डिपेंड करता है कि आप शूट क्या कर रहे हैं। तो हर कैमरा जो है अपनी खूबी लेके है सेंसर ट्रू, वाइज। ये नहीं है कि फुल फ्रेम कैमरा ही बेटर है और कोई कैमराज बेटर नहीं है, ऐसा नहीं है। सारे कैमराज बेटर हैं। कैमरा चलाने वाले को नॉलेज होनी चाहिए। मुझे आप फुल फ्रेम दे दो या क्रॉप्स दे दो, माइक्रो फोर दे दो, मैं कभी ट्रू, मैं मुझे मालूम है मुझे उससे क्या बेटर रिजल्ट निकाल सकता हूँ। कैमरा मैन के ऊपर होता है, कैमरा के ऊपर नहीं होता। हम टूल के ऊपर डिपेंड ज़्यादा हो गए हैं, अपने दिमाग से ज़्यादा। हमें लगता है कि सब कुछ टूल ही कर लेगा। कैमरा एक टूल है, जैसे आपके पास ये पेन रखा है, राइट? इस पेन से आप एक कहानी लिख सकते हैं। आप सोचे कि पेन एक कहानी लिख लेगा, खुद लिख लेगा, नहीं। अब पेन तो वो 2 रुपए वाला पेन भी हो या 2 लाख रुपए वाला पेन भी हो, चलाने वाले के ऊपर है ना। एक कहानी है, एक 2 लोग ट्रेन में जा रहे थे। एक फ़ोटोग्राफ़र था, एक राइटर था। तो दोनों ने अपने, जब चर्चा हुई दोनों आर्टिस्ट मिले, तो फोटोग्राफर ने पूछा आप क्या करते हो, बोले मैं शायर हूँ, पोएट हूँ, बोले वाह। पोएट ने पूछा आप क्या करते हैं, बोले मैं फोटोग्राफर हूँ, बोले वाह। ऐसे ऐसे जब दो लोग मिलते हैं आर्टिस्ट, तो विचार चेंज हुए। तो फोटोग्राफर ने अपने एल्बम निकाली। पहले तो एल्बम्स होती थी, अब तो पैड होता है, आईपैड होता है या टैबलेट होता है। तो वो एल्बम दिखानी शुरू की। वो कहता है वाह बढ़िया। फिर उसके बाद पोएट को भी लगा कि मैं भी एक आर्टिस्ट हूँ, मैं भी अपनी कुछ कविताएं सुनाऊं, तो उसने अपनी किताब निकाली, कविताएं सुनाई। बढ़िया। तो ऐसी बात चली। तो पोएट फोटोग्राफर से कहता है कि आप इतने अच्छे फोटोग्राफर हैं, व्हाट कैमरा डू यू यूज टू टेक सच अ मार्वलस पिक्चर्स। तो फोटोग्राफर रिप्लाइड, विच पेन डू यू यूज टू राइट सच अ ब्यूटीफुल पोएम्स। तो अगर पेन लिख सकता तो हर कोई राइटर होता, अगर कैमरा ही खुद फोटो क्लिक कर सकता तो हर कोई फोटोग्राफर होता। ये आपकी आर्टिस्टिक कैपेबिलिटी है, ये आपकी क्रिएटिविटी है। आप उस टूल को कैसे यूज कर रहे हैं, उससे क्या आप परिणाम ले रहे हैं, ये आपके ऊपर है। टूल कुछ नहीं कर सकता। वेरी वेल सेड। नहीं, वही आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन जिसको एग्जैक्टली। बोलते हैं। डॉक्यूमेंट्रीज पे आते हैं, इन्वेस्टिगेटिव डॉक्यूमेंट्रीज। जी। तो बहुत सारी की हैं मैंने इन्वेस्टिगेटिव डॉक्यूमेंट्रीज। उसमें मेरी पहली फिल्म थी स्नो लेपर्ड पे, 2009 में शूट की थी। और उसमें हमने एजुकेशन के पॉइंट से बनाई थी कि स्नो लेपर्ड क्या है। उस समय स्नो लेपर्ड इतना फेमस भी नहीं था। स्नो लेपर्ड एक्सपीडिशन जो लेह लद्दाख में। हाँ, मैंने हुआ ओले था। में शूट किया था। अच्छा। ओले अब जाके गांव फेमस हुआ है। मैंने 2009 में ओले गया था, वहाँ पे जनसंख्या 20 लोग थी, पॉपुलेशन उस गांव की अभी 20 है। एक्सपीडिशन का खर्चा पता है कितना है? 2-3 1.5 से लाख 2 है। लाख। मैंने जब किया था तो लग्जरी वाला 3 लाख। हवाई जहाज की कीमत, फ्लाइट की दिल्ली से 2 से 2,500 पर पर्सन। फिर वहाँ पे हम इनोवा लेते थे, वो फुटेज में दे दूंगा बिहाइंड द सीन वाला है कि हम कैसे सारा सामान लेके जाते थे। वहाँ मैंने स्नो लेपर्ड शूट किया था और स्नो लेपर्ड पे डॉक्यूमेंट्री की थी। अपने आप को एज अ डायरेक्टर और प्रोड्यूसर लॉन्च किया था उस फिल्म से। उसके बाद फिल्म कमर्शियल फिल्म्स भी की, एड्स की है, लेकिन फोकस मेरा डॉक्यूमेंट्रीज पे ही है। अभी मेरी एक फिल्म है जो दादा साहब फाल्के फिल्म फेस्टिवल में स्क्रीन हो रही है, हाइडवेज अनसीन पलाऊ। वो पलाऊ एक कंट्री है, उसके ऊपर बेस्ड है। फिर मेरी एक फिल्म है सुलावेसी के ऊपर। एक मेरी सीरीज़ है हाइडअवेज नाम से। तो हाइडअवेज में मेरी 5 फिल्म्स हैं जो इस समय मैं पिच कर रहा हूँ फेस्टिवल्स में। एक पलाऊ है,
एक सुलावेसी के है, एक कंबोडिया वियतनाम के ऊपर है, एक मैंने उसमें छत्तीसगढ़ के ऊपर की थी। तो इन्वेस्टिगेटिव तो इसलिए कि मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि क्राइम क्या होता है, किस तरीके से क्राइम होता है। उसमें बहुत सारी, सिर्फ वाइल्ड लाइफ क्राइम नहीं, उसमें सारा आ जाता है। उसमें दुनिया भर के माफियाज को मैंने पंगा ले लेके एक्सपोज किया है चाहे वो मुंबई माफिया हो या इंटरनेशनल माफिया हो, चाहे वो वाइल्ड लाइफ वाला माफिया हो या नार्कोटिक्स वाला माफिया हो, या फिर वो फेक पासपोर्ट वाला माफिया हो या फेक करेंसी वाला माफिया हो। तो उसमें मैंने सबको एक्सपोज किया है। जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता है कि मैं किस तरीके की एक्सक्लूसिव और इन्वेस्टिगेटिव सीरीज करता हूँ। ऐसी मैंने यूट्यूब पे एक सीरीज बैठे बैठे सीरीज की थी जिसके 4 सीजन निकल गए, दास्तान कहानी अनसुनी, जिसमें शायद 200-300 एपिसोड किए थे मैंने। और ये लोगों किस को पे है दास्तान? यूट्यूब पे है ये, मैं खुद ही बैठे बैठे अच्छा। बनानी शुरू कर दी। उसके पीछे भी लंबी कहानी है कि वो कैसे बनी, और लोगों को पहली बार उन्हें इतनी इन्फॉर्मेशन मिली थी। और उसके बाद बहुत सारे क्राइम चैनल शुरू हुए, उन्होंने मेरी स्टोरी चुरा चुरा के अपनी बता बता के बतानी शुरू की। तो आजकल जो कंजर्वेशन है वो थोड़ा सा Conservation इलाइट कंसेप्ट बन गया है। हाँ, ज़्यादातर रिच लोग ही बोलते हैं ये वाइल्ड लाइफ स्टेटस सिंबल कंजर्वेशन हो गया है। स्टेटस सिंबल हो गया है। इसका एग्जांपल मैं ऐसे देता हूँ, अगर आपके पास आईफोन है हाँ। फॉर एग्जांपल, तो शो ऑफ वैल्यू है। तो कॉन्जर्वेशन भी इस समय एक शो ऑफ वैल्यू हो गया है। और ये ऐसा हो गया है कि जो लोग एनवायरनमेंट की बात करते हैं वो सबसे ज़्यादा एनवायरनमेंट को में कार्बन फुटप्रिंट दे रहे हैं। हम्म, ठीक है, बात एनवायरनमेंट की कर रहे हैं क्योंकि स्टेटस सिंबल एक गॉसिप है। हम्म, ये गॉसिप जैसे फिल्म्स गॉसिप होती हैं कि इस हीरो के पेट में दर्द हो गया, इस हीरोइन के पेट में दर्द हो गया, इनका आपस में अफेयर चल रहा है, ये गॉसिप है। इसमें लोगों को मजा आ रहा है। यही इसी तरीके की कॉन्जर्वेशन जो है वो गॉसिप हो गया है। जब तक आप इसकी गॉसिप नहीं करोगे तो आपको स्टेटस सिंबल नहीं आएगा। जब तक आप दिन में एक बार एक रील या 2 दिन में एक रील एनवायरनमेंट के प्रति नहीं डालें तो आप स्टेटस सिंबल नहीं माना जाएगा। अब ये आदमी ये भूल गया कि जिस के लिए वो स्टेटस डाल रहा है वो अपने खुद कार्बन फुटप्रिंट कितने यूज कर रहा है। आज लोग एआई यूज कर रहे हैं। एआई कितने कार्बन फुटप्रिंट एक कमांड देने में देता है। लोगों ने अपनी सोचने की क्षमता छोड़ दी है, लिखने की क्षमता छोड़ दी है कि यार एआई को एक कमांड देंगे वो सब हमारे लिए ईमेल भी राइट कर देगा, हमारे लिए बुकिंग भी कर देगा, हमारे लिए सब कर। तो जो एक इंटरेक्शन है वो खत्म हुआ। तो ये जो कह रहा हूँ कॉन्जर्वेशन गॉसिप है, वैसे ही लोग क्या है कि एक स्टेटस सिंबल बना लिया। जब तक ये स्टेटस सिंबल है तब तक ठीक है, लोग एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन जिस दिन गंभीर होंगे तो उन्हें पता चलेगा कि हाँ, कि जंगल क्या है। मैं जो कहता हूँ मदर नेचर को धन्यवाद देना चाहिए, वो धन्यवाद देना ही नहीं चाहते हैं। पीटा इन्फ्लुएंसर्स सबसे बहुत है आजकल। यार वो मैं उसको बोल दूंगा, पता चला तुम्हारे चैनल पे कॉपीराइट ना भेज दें या नोटिस ना भेज दें। नहीं, डिस्क्लेमर तो लगाएंगे, आप हाँ, बोलिए। मैं तो स्कैम मानता हूँ मैं इसके बुरा मान जाएंगे, कहेंगे हमें स्कैम बोल रहा है, क्या वो प्रूफ दो। अब मेरे पास उनको प्रूफ करने के लिए एक ही चीज़ है कि पैन एंड टेलर एक दो मैजिशियंस हैं अमेरिका के, बहुत फेमस मैजिशियन हैं। उन्होंने अर्ली 2000 या लेट 2000 में एक एपिसोड किया था पीटा के ऊपर अच्छा। कि वाई इट इज़ स्कैम या वाई इट इज़ फ्रॉड। तो अगर वो मुझ पे सोच रहे हैं कि तो हम उसको रिफर कर रहे हैं। हम उसको रेफर कर रहे हैं। हाँ, ठीक। अब मैंने अपनी बात कर दी, बाकी जनता जो है वो पेन एंड टेलर का वो एपिसोड देखे कि हाँ। क्यों वो पीटा को स्कैम कह रहे हैं। थोड़ा सा बताइए। और कुछ नहीं, उन्होंने पूरी किस्सा खोला था कि ये क्या है, किस तरीके से करते हैं, इनका मेन मुद्दा जो है पैसा कमाना है, कैसे पैसे को ये उगाते हैं, मतलब उगाने से मतलब है ये भी काइंड ऑफ ऑर्गेनाइज्ड स्कैम है। ऑर्गेनाइज वे में वो कैसे पैसे ले रहे हैं, क्या वो पृथ्वी के लिए कर रहे हैं, वही सब था उसमें। फिर बीच में कुछ फोटोज इंडियन न्यूज़पेपर में भी आई थी कि जो पीटा का कोई हेड है या पीटा का कोई रिप्रेजेंटेटिव है, वो कुछ कोई एक जानवर की स्किन का बूट्स पहन के पब में बैठा हुआ है। वो आई थिंक 2012 या 2015 के बीच में वो फोटो भी आई थी। तो पैन एंड टेलर ने उनको पूरा अच्छी तरीके से नंगा किया था पीटा को। सारे लेदर बैग्स भी यूज करते हैं। तो पैसा कमाने का जरिया है वो। नेचर के प्रति कुछ नहीं कर रहे हैं। आम जनता को वो एक ऐसी अफीम दे रहे हैं, हिंदी में कहूँ, अफीम से मेरा मतलब है कि लेमैन, यूपी का हूँ तो यहाँ पे मुहावरे बहुत इस्तेमाल होते हैं। तो अफीम से मतलब ये नहीं कि असलियत में अफीम दे रहे हैं, मतलब एक ऐसी आदत लगा रहे हैं जो छूट नहीं सकती। आम जनता को ये कह रहे हैं कि तुम स्ट्रीट डॉग्स के प्रति गंभीर हो या इसके प्रति गंभीर हो। वो मेन जो फोकस है नेचर का, उससे फोकस हटा दिया है। आदमी आज सड़क के कुत्तों के प्रति गंभीर है, आदमी सड़क पे प्यासा मर रहा होगा उसको नहीं देगा। जबकि हम
जो स्ट्रीट डॉग्स है, जो बहुत लोग होंगे बुरी मानेंगे मेरी इस बात को, कि हम उसको वो रेज ही इसी तरीके से हुए, हम उनकी हैबिट चेंज कर रहे हैं. हम्म, दे आर मेंट टू बी Wandering around. वैंडरिंग अराउंड. हम्म, वो आप उनकी आदत चेंज कर रहे हैं, उनका हैबिट चेंज कर रहे हो, इसकी वजह से वो अग्रेसिव हो रहा है. हम्म. इसलिए इतने सारे किस्से होते हैं, कांड होते हैं कि वो काट इसको लेते काट हैं, लिया, बच्चे को काट लिया. जो बहुत वो रिस्की है. तो जो ये जितने भी स्ट्रीट डॉग्स है, ये बने ही किसी पर्पस से है. हम्म, आप उनकी हैबिट चेंज कर रहे हो, उनको पार्ले जी बिस्किट खिला के, उनको दूध रोटी दे के, हम्म, और फिर वो आदत होती है, उनको मिलना बंद होता है, फिर आदमी के पास जाते हैं, कुछ आदमी उनको हुश करते हैं और उस चक्कर में वो काट लेते हैं. उनको समझ में नहीं आता कौन Exactly. पेट कर रहा है, कौन एग्जैक्टली ऐसा अग्रेसिव बन रहा है. एग्जैक्टली. हमने बचपन मैं बहुत लोगों को मेरी एज नहीं पता होगी, लोगों को लगता है मैं 35 के आसपास हूँ, लेकिन मैं 46 इस साल कंप्लीट करूँगा. हम्म, तो मैंने जो 80s से इंडिया देखा है, या 80s से स्ट्रीट्स देखी हैं, वो शायद आज की जनता ने नहीं देखी होंगी, जो जनरेशन है, हम्म, जो इसके पहले हम कुत्तों को, जो स्ट्रीट डॉग थे, वो स्ट्रीट डॉग की तरह थे. तब इतने सड़क के काटने वाले कुत्तों के प्रति वो नहीं, इतने किस्से नहीं आते थे जितने अब हो गए हैं. एक तो हम फ्लैट्स हो गए हैं, फ्लैट में भी हम बड़ी ब्रीड पालने लग गए हैं. हम्म, पॉकेट डॉग्स हम नहीं पालते हैं, जो फ्लैट्स के हिसाब से हैं, जो छोटे पूडल पाल रहे हैं, या फिर पोमेरियन पाल रहे हैं, स्पिट्स पाल रहे हैं. तो आदमी पालेगा ग्रेट डेन, सेंट बर्नार्ड, एल्सेशियन. वही वो फ्लैट्स status के लिए symbol. नहीं है, वो फिर अग्रेसिव होते हैं. पिटबुल, रॉटवीलर्स पे जो है, ये फार्म्स के लिए बने हैं. इनको एक्सरसाइज चाहिए, इनको पूरी 4 घंटे दौड़ने का शौक होता है. ये गार्ड डॉग्स हैं, बड़े बड़े फार्म्स में गार्ड के लिए रखे जाते थे, अब उनको फ्लैट में रख रहे हैं, वो अग्रेसिव हो गया क्योंकि उनका नेचर बदल रहा है. लोग ये चीज नहीं समझते हैं कि जो चीज बनी है, कुदरत ने उसके लिए कुछ ना कुछ चीज बनाई है. हम्म, जंगल से टाइगर खत्म कर दो तो हर्बीवोर्स की संख्या बढ़ जाएगी, बैलेंस बिगड़ जाएगा. बैलेंस बिगड़ जाएगा. अब सांप के लिए चिड़ियाँ होती हैं जो सांप मार के खाती हैं, एनिमल्स हैं जैसे जो सांप मारते हैं, बहुत सारे हैं. इसका एग्जांपल देता हूँ, आप वाइल्ड लाइफ बैकग्राउंड से आप फोटोग्राफी करते हो, सर्पेंट ईगल, हम्म, वो सिर्फ सांप ही मारेगा, हाँ. उसका तभी सर्पेंट ईगल नाम पड़ा. हम्म, फिश आउल, वो आउल है, उल्लू है कहने को, लेकिन वो फिश आउल क्यों है? वो मछली नहीं है, वो मछली का शिकार करता है, इसलिए वो पॉन्ड्स के आसपास, नदी किनारे या लेक के किनारे मिलता है, क्योंकि वो फिश खाता है. ऐसी फिशिंग ईगल होती है, ऑस्प्रे होते हैं. तो कुदरत ने हर चीज का बैलेंस बनाया है, हम वो बैलेंस खत्म करना चाह रहे हैं, हर चीज को टेम करके, पैट करके, जो गलत है. स्ट्रीट डॉग्स मेंट फॉर स्ट्रीट डॉग्स, उनको स्ट्रीट पे ही रहने दीजिए, उनके व्यवहार ना बदले, कि इनके अंदर भी जान है. जान तो हर किसी में है, पेड़ों में भी जान है, वो बोल नहीं सकते. अगर बोलने लगे तो आपको पता चले कि वो क्या है, क्या कह रहे हैं. तो जान सब में है, हमें ये नहीं कि सिर्फ एक ही जगह है. हम सेंट्रिक हो जाते हैं, मैं हमेशा कहता हूँ सेंट्रिक नहीं होना चाहिए. जो लेमैन सेंस है वो हमारा खत्म होता जा रहा है. हम ड्रिवन हो गए हैं, चाहे हम वो ब्रांड ड्रिवन हो गए हैं, कि अगर ये ब्रांड मेरे पास नहीं है तो दुनिया क्या कहेगी, राइट? तो हम जो ब्रांड ड्रिवन हो गए हैं वो गलत है, या फिर हम एक कॉन्सेप्ट ड्रिवन हो गए हैं, वो गलत है. हमें दुनिया को दुनिया की नज़र से देखना चाहिए. ऑब्जर्वेशन हम जब करेंगे तो हमें हर चीज़ क्लियर होती चली जाएगी. अब हम ऑब्जर्व नहीं करते हैं, अब हमको 10 रील जो आ गई, आदमी उसी को सच मानता है, उसी को कॉपी करता है, उसके प्रति ड्रिवन हो जाता है. आज मैं एक 50 इन्फ्लुएंसर को हायर करूं, सबको पेड करूं, और कहूं कि एक रील बनाओ 10 सेकंड की, कि यहाँ छूने से हार्ट अटैक हो जाता है. और वही 50 इन्फ्लुएंसर ने 50 रील बनाई और वो वायरल होनी शुरू हुई, तो लोग यहाँ छूना भूल जाएंगे, डर के मारे नहीं छुएंगे कि यार रील पे बोला गया है. अब वो अपनी दिमाग नहीं लगाएंगे, करेक्ट, ना साइंटिफिक वे समझेंगे. जैसे एक पुरानी कहावत है कि कौवा कान ले गया, लोग कौवे के पीछे भाग रहे हैं, कान नहीं देख रहे. यू गेटिंग माय पॉइंट? तो हम जो सेंट्रिक हो गए हैं, या सेंट्रिक ड्रिवन हो गए हैं, या ब्रांड ड्रिवन हो गए हैं, ये गलत है. तो वाइल्ड लाइफ में भी यही है कि लोग कॉन्जर्वेशन को स्टेटस सिंबल बना लिया, सेंट्रिक ड्रिवन बना लिया है, कि ऐसे करना है, ये चीज़ है, फलानी है, ढिकाना है, स्टेटस सिंबल हो गया. जब तक आदमी अपना दिमाग नहीं लगाएगा तब तक कुछ नहीं होगा.
मैंने सही एग्जांपल दिया यहाँ छूने का। नहीं नहीं, सही है, सही है। तो थैंक यू सो मच अंबर जी। थैंक यू। हमने सिर्फ वाइल्ड लाइफ और वाइल्ड लाइफ क्राइम की बात नहीं की, बल्कि जो रियलिटी चेक था और जो एजुकेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी जो चाहिए उसके बारे में भी कवर किया। तो बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करने थैंक के यू। लिए। बहुत ही नॉलेज आप रखते हो वाइल्ड लाइफ और वाइल्ड लाइफ क्राइम, और बहुत सारा क्राइम भी। और आपके मैं नहीं करता, ऐसा नहीं, नॉलेज रखता हूँ तो मैं वो क्राइम नहीं करता, उसको एक्सपोज करो करता हूँ। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर डॉक्यूमेंट्री जो थैंक सिलेक्ट यू। हुआ है। थैंक थैंक यू यू। सो मच। थैंक यू।